बार मुझे बस कंफर्म कर दो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा चलो, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दिया मैंने। अच्छा, इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे हम लोग लास्ट वीक में क्या किया था सर? आई थिंक कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट किए, मतलब ये डिमांड एंड सप्लाई का एक एक्सटेंशन पार्ट के नाम से आप लोगों को मैं बता सकता हूँ। याद है सर, लास्ट वीक हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर काफ़ी सारा इमेज वगैरह, मतलब इमेज से कुछ पढ़े थे, मतलब एक माइंड मैप की तरह पढ़े थे। याद है किसी को? हेलो? यस सर। हाँ, मतलब एक कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है, उसके बेसिस में हम लोगों ने कुछ पढ़ाई किया था। मतलब ये इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा जाता है और मार्केटिंग में भी पढ़ा जाता है, मैंने बताया था ना। ऐसे सर, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ बिजनेस को कनेक्ट करता है, ठीक है। मतलब चाहे आप बिजनेस करो तो विदाउट इकोनॉमिक्स आप बिजनेस कर ही नहीं सकते, सिंपल बात। इसका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट है इकोनॉमिक्स में, ये पार्ट आपको किसी भी टॉपिक का या किसी भी सब्जेक्ट का इंडिविजुअल लेवल को लेके बात करना सिखाते हैं। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट है सर, मतलब जो माइक्रो एंड मैक्रो, ऐसा नहीं कि ये छोटा इकोनॉमिक्स वो बड़ा इकोनॉमिक्स है। छोटे मियाँ बड़े मियाँ मूवी एक आया था ना, हेलो? अरे वो काफी पुराना मूवी अमिताभ है। बच्चन गोविंदा। हाँ, वेरी गुड सर, अमिताभ बच्चन एंड गोविंदा का छोटे मियाँ बड़े मियाँ। तो क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कुछ ऐसा है क्या, छोटे मियाँ बड़े मियाँ टाइप्स? मतलब आप कह सकते हो, बट नॉट लाइक दैट। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में फर्क ये है कि ये इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट को लेके बात करते हैं और मैक्रो एक लार्ज एग्रीगेट में लेके बात करते हैं। जैसे मैं बहुत बार आप लोगों को माइक्रो मैक्रो का जब एग्जांपल देता था, तो आप लोगों को शायद याद होगा, बेसिक्स में, एकदम स्टार्टिंग बेसिक्स में हम लोग ये सब चर्चा किए थे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को एक सवाल करूं कि सर फेसबुक बंद हो रहा है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है या मैक्रो इकोनॉमिक्स है? ये क्वेश्चंस मैं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पूछता हूँ, फिर से पूछ रहा हूँ। माइक्रो। फेसबुक बंद हो रहा है, मतलब देयर इज अ लॉकआउट इन फेसबुक, ठीक है। तो इज दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स? विश्वजीत तो चिल्ला रहा है सर माइक्रो माइक्रो बोल के, बाकी सबको क्या लगता है? सर माइक्रो। माइक्रो सर। अच्छा, सबको पता है कि क्यों माइक्रो है? ऐसे नॉर्मली ऐसे फीलिंग आ रहा है क्या कि ये मैक्रो होना चाहिए? क्या ऐसा फीलिंग आ रहा है? बोलो ना सर, किसी को भी आ रहा है तो बोल सकते हो, नो इशू। हेलो? नहीं आ रहा है किसी को भी? ये फीलिंग नहीं आ रहा है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो सकता है? ये सर, फेसबुक सुनते भी ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कंपनी होगा, इसका इश्यूज को संभालना है तो फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स ही होगा। बट ऐसा नहीं कि एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि किस कॉन्सेप्ट में बात हो रहा है। जैसे अगर सिर्फ फेसबुक के बारे में बात हो रहा है ना, तो फिर पब्लिक के लिए ये, फेसबुक के लिए वो मैक्रो फैक्टर हो सकता है। बट हम लोग एक ओवरऑल सोच रहे हैं ना, तो इन दैट केस फेसबुक एक माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर है। बिकॉज अगर हम लोग ये बोलते कि सोशल साइट्स बंद हो रहा है, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, क्या क्या है सर, और भी बहुत सारे, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, जो भी, इंस्टा, ठीक है, सबके बारे में अगर बात होता तो मैक्रो फैक्टर होता है। एग्रीगेट को लेके बात करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रहा है, जैसे फेसबुक एक इंडिविजुअल कंपनी है, उसको लेके बात हो रहे तो माइक्रो फैक्टर है। सिमिलरली ये जो मैं आज के डेट में जो आज का जो क्लास है, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर का क्लास है, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हो ना सर? कंज्यूमर बिहेवियर पे मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में यही बोल रहा था कि कंज्यूमर बिहेवियर ऐसे तो ये इकोनॉमिक्स में काफ़ी यूज़ है, इकोनॉमिक्स से ही इसका यूज़ को सामने लाया गया, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट में ही इसको बनाया गया है, ठीक है। चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और एक एक करके बात को बढ़ाता हूँ, नो इशू। मैं थोड़ा सा लास्ट दिन का थोड़ा सा टॉपिक को टच करूंगा, फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट कर लूंगा, 2 मिनट रिविजन्स, ठीक है। सबको स्क्रीन शो हो गया सर? बोलो। यस सर। ओके यस सर। सर। डिमांड एंड सप्लाई का ही कॉन्सेप्ट है। डिमांड सप्लाई के अंदर ही एक स्पेशल कॉन्सेप्ट माना जाता है कंज्यूमर बिहेवियर, जिसके अंदर हम लोग दो फेमस इकोनॉमिस्ट को पढ़ते हैं बिहेवियर के लिए। कोई बता सकता है सर, कौन दो फेमस इकोनॉमिस्ट को पढ़ना पड़ता है? कंज्यूमर बिहेवियर में हमें दो सर इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड को पढ़, मार्शल और हिक्स एंड एलन। वेरी गुड सर, अल्फ्रेड मर्सल एंड हिक्स एंड एलन, वेरी गुड सर। एक एक है, हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा अल्फ्रेड मर्सल सर के बारे में, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था, ये कहाँ चला गया सर, यूटिलिटी एनालिसिस में कहाँ चला गया, अभी तो था,
सर वही हाँ है ऊपर ऊपर। ये देखो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, दैट इज अल्फ्रेड मर्सल का कहना, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट ऊपर में। और हिग्स एंड एलन कहाँ चला गया? ये देखो सर, हिग्स एंड एलन एंड अल्फ्रेड मर्सल। इसमें मैं आपको एक बार बता दूं कि ये अल्फ्रेड मर्सल के बारे में जो बात है ना सर, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बात करते हैं। जिनका भी मिस है सर पहले वाला क्लास, आई विल शेयर विद देम। अगर किसी का मिस नहीं है तो कोई बात नहीं, बट जिनका भी मिस है मैं सभी का सभी क्लास उनके साथ शेयर कर लूंगा, उसमें आप लोग एकदम चिंता ना करो। अच्छा, अल्फ्रेड मर्सल का जो ये लॉ ऑफ डीएमयू है सर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो एक अल्फ्रेड मर्सल का, ध्यान से सुनना, हाँ, अल्फ्रेड मर्सल का लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट में लास्ट क्लास में काफी जोर का चर्चा हुआ था, याद होगा सर आप लोगों को। वो सहारा डेजर्ट में विजिट किए थे, हेलो, किसको याद है सर? सहारा में कौन Yes, बेच रहा था yes, पानी? आयुष बेच रहा था ना? आयुष। हाँ, आयुष याद है, सहारा में पानी बेच रहा था। yes, sir. Yes, sir. अरे शाबाश, मजा आया था क्या पानी बेच के? Yes, sir. अरे चलो यार, करेगा ये काम, करेगा, मजा आ जाएगा सर। हाँ, कोई सब छोटा मोटा नहीं, करेंगे। पानी छोटा मोटा पानी नहीं बेचा था, तो 1 करोड़ का पानी बेचा था। हाँ, 1 करोड़ का, 1 करोड़ 75 लाख, हाँ, 1 करोड़ 75 लाख का पानी बेचा था तू। हाँ, बाप रे बाप, मतलब वो भी एक ही बार में। चलो, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। ठीक है सर, डीएमयू का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया था? ठीक है, तो ये अल्फ्रेड मर्सल का लॉ ऑफ डीएमयू, जिसमें हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी भी सीखे थे, टोटल यूटिलिटी के बारे में बात हुआ था, मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी के बारे में एनालिसिस हुआ था। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, ठीक है। काफी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ भी सीखे थे, कोई बात नहीं। आज सर मेनली मैं बात करने जा रहा हूँ अल्फ्रेड मर्सल का एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। अल्फ्रेड मर्सल सर का एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, दैट इज ये सब ग्राफ वगैरह हुआ था लास्ट क्लास में, कंज्यूमर सरप्लस, है ना सर। ये एक चर्चा आज करने वाला हूँ मैं, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस सबको समझ में आएगा, जिन्होंने लास्ट क्लास किया उसको भी समझ आएगा, जिन्होंने नहीं किया उसको भी समझ आएगा, इतना गारंटी है, थोड़ा पेशेंस चाहिए। ठीक है सर, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, कंज्यूमर सरप्लस अल्फ्रेड मर्सल, ये भी अल्फ्रेड मर्सल सर का ही कहना है। हिग्स एलन पे हम लोग 2 मिनट बाद बात करेंगे, हिग्स एलन हम लोग 2 मिनट बाद बात करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं सर, लॉ ऑफ डीएमयू, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर पे अल्फ्रेड मर्सल सर जो लॉ ऑफ डीएमयू पे बात करता है, और इसमें और एक कॉन्सेप्ट में अभी बात करने जा रहे हैं, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस पे बात करने जा रहे हैं। ये सभी का सभी कॉन्सेप्ट है, काफी वाइटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये सबसे क्वेश्चंस भी बहुत पूछता है एग्जाम पे। तो कंज्यूमर सरप्लस, लॉ ऑफ डीएमयू, ठीक है। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि अल्फ्रेड मर्सल ये यूटिलिटी एनालिसिस पे, एक हो गया आपका हस्ती अल्फ्रेड मर्सल, और दूसरा हो गया हिग्स एंड एलन। एनीवन, आप लोगों में से कोई भी मुझे एक चीज बता दो सर, ये हिग्स एंड एलन इनका कॉन्सेप्ट को क्या बताता है और अल्फ्रेड मर्सल का कॉन्सेप्ट को क्या बताते हैं? मतलब दोनों ही यूटिलिटी एनालिसिस से बात करते हैं, मतलब जरूरत के हिसाब से। अल्फ्रेड मर्सल भी जरूरत के हिसाब से बात करते हैं, मतलब ये सारा का सारा एनालिसिस क्या है? यूटिलिटी ना। जैसे मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में ये भी दिखाया था, चलो मैं थोड़ा इमेज दिखा देता हूँ कि लोगों को यूटिलिटी चाहिए। जैसे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोगों ने सीखा था, देखो ये सर बुल्गारिया, कार्डिनल यूटिलिटी। हाँ, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और एक होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया था ना हम लोगों को कि लोग कोई भी चीज खरीदने के टाइम पे क्या क्या सोचते हैं, उसका बिहेवियर क्या होता है, ये सब चर्चा मैंने किया था। ये एक मार्केट से लोग संतरा ले रहे हैं सर, ऑरेंजेस, ठीक है, तो उसका एक बिहेवियर होता है। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनको ये सब देखने हेवन नजर आता है, ठीक है। तो फिर ये आइसक्रीम देख के क्या फीलिंग आता है, ठीक है। कुछ लोग क्वांटिटी के बारे में सोचते हैं कि भाई कितना दाम है, और कुछ लोग सोचते हैं सेटिस्फैक्शन क्या मिलेगा। सही ना सर? कुछ लोग सोचते हैं कि दाम कितना है, और कुछ लोग सोचते हैं सेटिस्फैक्शन कितना मिलेगा। क्या आप लोग मेरा बात को समझ पा रहे हो? ये जो अल्फ्रेड मर्सल है, इनका मानना है, ये इनका मानना मतलब ये लोगों को देख के माना, ठीक है सर। मर्सल बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है। अल्फ्रेड मर्सल क्या सोचा है कि भाई कार्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी, ध्यान से सुनना 2 मिनट। एंड हिग्स एंड एलन का मानना क्या है? बोल विश्वजीत, क्या बोला था? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल यूटिलिटी, वेरी गुड, ऑर्डिनलिटी या ऑर्डिनल यूटिलिटी। दोनों में फर्क क्या बता, फर्क बता, ऑर्डिनल यूटिलिटी एंड कार्डिनल में एक फर्क है?
सर एक क्वांटिटी पे डिपेंड होता है, एक सेटिस्फेक्शन पे। एक क्वांटिटी पे, एक सेटिस्फैक्शन पे। वेरी गुड सर। मतलब ये जो यूटिलिटी है ना, ये पब्लिक का यूटिलिटी है। पब्लिक अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग तरह का सोच होते हैं। कुछ लोग ये कार्डिनल हो सोचते गया हैं, सर सेटिस्फेक्शन। कार्डिनल हो गया सेटिस्फैक्शन। कार्डिनल सेटिस्फैक्शन से बात करता है या ऑर्डिनल सेटिस्फैक्शन से बात करता है? हाँ ऑर्डिनल करता है सर। हाँ सर, ऑर्डिनल करता है सेटिस्फैक्शन से बात, है ना। जैसे ये आइसक्रीम जिसको पसंद है ना, वो इसका टेस्ट पे जाएगा, इसके टेस्ट पे जाएगा, इसका जो भी फ्लेवर है उस फ्लेवर पे जाएगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करके इसको परचेस करेगा, है ना सर। यूटिलिटी बिहेवियर से, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। और जिनको कार्डिनल कॉन्सेप्ट भी समझ आता है ना, अगर मान के दुकानदार इसका दाम बता दिया, अचानक इसका दाम बता दिया कि 700 रुपया एक छोटा सा कप का दाम, ठीक है। अब जो बंदा दाम से फर्क करता है ना, उसको क्या पता इसके अंदर क्या क्वालिटी है। सभी के लिए आइसक्रीम आइसक्रीम होता है ना। एक नॉर्मल इंसान, मिडिल क्लास लोगों के सामने अगर अचानक बोलते कि इस एक कप आइसक्रीम का था 700 रुपीज, वो बंदा बौखला नहीं जाएगा? क्या लगता है? इंडियन कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूँ, ये फॉरेनर है वो अलग छोड़ो। 700 रुपया का एक आइसक्रीम, इंडियंस, मिडिल क्लास इंडियंस को प्रॉब्लम है कि नहीं है सर, बताओ। वो हार्डली एक आइसक्रीम के पीछे 100, 120, 150 तक सुटेबल फील करता है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 150, ठीक है। 700 रुपये का आइसक्रीम, पागल हो गया क्या? चल घर में बना के खिलाएंगे। क्या बोलेंगे पेरेंट्स? यही बोलेगा ना, मैं तेरे को घर में अच्छे से आइसक्रीम जमा के खिलाऊंगा, यही बोलेगा। तो लेकिन सर कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ लोग, लेकिन फिर भी लोग परचेस करते हैं, जिनको पता है कि भाई दाम से क्या जाता है, पर ये चीज खा के देखो कहीं नहीं मिलेगा। तो ये सब यूटिलिटी है सर, ये सब कंज्यूमर बिहेवियर है। तो मैंने लास्ट क्लास में ये सब बिहेवियर आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये पूरा एकदम ग्राफिकली मैं आप लोगों के साथ एक एक, कोई बंदा सोना खरीदने से पहले क्या सोचता है, बच्चा लोग का कहना कितना अच्छा मानना पड़ता है। कोई अगर, ये क्या बाइक है इसका, ये बाइक का नाम क्या है रे, भूल गया मैं। हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन खरीदने से पहले लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। ये गेम का नाम क्या है? स्केटिंग। स्केटिंग? स्केटबोर्ड। नहीं नहीं, स्केटिंग नहीं, क्या बोलते हैं इसको? स्केटिंग बोलता है? यस सर। स्केटबोर्ड। क्या बोलते हैं? स्केटबोर्ड प्लेटिंग। स्केटबोर्ड, अच्छा ठीक है, स्केटबोर्ड। तो इस तरह का गेम का भी लोग, कंज्यूमर लोग देखने के लिए पहुंच जाते हैं, हाँ? इंडिया में उतना नहीं दिखता, बट बहुत सारा कंट्रीज में दिखता है। तो दीज आर द थिंग्स जो चर्चा कर रहा था मैं, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि कंज्यूमर सरप्लस से पहले मैं बस एक बार आप लोगों को कनेक्ट कराने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हिक्स एंड एलन बंदा है ना, ये सेटिस्फैक्शन पे बात करता है, ठीक है, जिसका चर्चा करेंगे आज, ठीक है। ये सेटिस्फैक्शन कॉन्सेप्ट में कंज्यूमर बिहेवियर कैसा होता है। एंड इससे पहले जो चर्चा चल रहा था, दैट इज अल्फ्रेड मर्सेल का, दैट इज कार्डिनल यूटिलिटी, जो लॉ ऑफ डीएमयू लास्ट क्लास में हो गया है। अभी चर्चा करने जा रहे हैं सर कंज्यूमर सरप्लस पे। तो चलो, बड़ा इजी है। कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम प्राइस ए पर्सन इज विलिंग टू पे फॉर ए गुड्स एंड इट्स मार्केट प्राइस। सिंपल बात, नो बकवास। मैक्सिमम प्राइस ए पर्सन इज विलिंग टू पे फॉर ए गुड्स एंड इट्स मार्केट प्राइस, मतलब आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए मैक्सिमम कितना पे करने के लिए रेडी हो। जैसे एक सिंपल, चलो एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, मजा आ जाएगा। क्या एग्जांपल लेना चाहिए? चलो, अच्छा न्यू कौन सा मोबाइल आ रहा है मार्केट में, बता ना। आईफोन? क्या पसंदीदा मोबाइल चल रहा है अभी मार्केट में? वन प्लस? अरे बोलो तो कोई। वन प्लस का ये एक मोबाइल, क्या नाम है इसका पता नहीं, लेकिन अच्छा दिख रहा है, अमेजन में ओपन हो गया। अच्छा देखो, एक एक कॉन्सेप्ट देखो, इसका दाम क्या है अभी, बताओ सर, क्या दाम बता रहा है? 29,999 ना। हेलो, Yes, sir. सिंपल कंज्यूमर Yes, sir. सरप्लस क्या है, डेफिनेशन वाइज, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वाइज अभी 2 मिनट में सीख लेंगे, लेकिन रियल लाइफ में भी इसको देख लो। ये कंज्यूमर सरप्लस को दुकानदार कैसे यूज करते हैं, दुकानदार भी अपना प्रॉफिट करना जानता है। अभी इसका दाम देखो, 29,999, जो दाम है वही है। कहीं पर भी कोई डिस्काउंट दिख रहा है क्या? कहीं पर भी कुछ भी डिस्काउंट शो कर रहा है? ये No, सर sir. नो, नहीं ना। लेकिन आप देखना, जस्ट वेट करना, कुछ दिन बाद कुछ ना कुछ फेस्टिव आएगा। अभी होली आएगा कुछ दिन बाद, ठीक है। इंडिया का सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक फेस्टिवल आ रहा है, होली, ठीक है। हम लोग बंगाली में बोलते हैं दोल, ठीक है, दोल यात्रा।
या होली आ रहा है, तो ये रंगों का त्योहार आ रहा है, तो आप देखना उसमें डिस्काउंट कुछ आएगा। मे बी इस मोबाइल में ना हो सकता है, बट दूसरा कोई ना कोई मोबाइल में जरूर देगा। उसमें आपको क्या दिखाएगा, ये 2999 को काट देगा, ठीक है, ऐसा करके ना बीच से काट देता है। देखा है कभी आप लोगों ने? यस सर। यस सर। सही बोल रहा है ना। और काट के उसमें नीचे आपको ना दिखाएगा कि क्या सेविंग्स कर रहे हैं आप। जैसे ये मोबाइल में शायद मुझे दिखा दे सकता है, यस ये देखो, ये देखो 29, ये भी 29,999 का है। ये देख काट दिया, देख काट दिया, सबको दिखाई दे रहा है। और फिर तुम्हें क्या दिखा रहा है, एक्स्ट्रा 6,000 ऑफ। और फिर तुम्हें बता रहा है कि इसका दाम है 23,999, ऐसा बता रहा है ना। तो ये 6,000 क्या है, ये 6,000 क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट है। मतलब आपके लिए क्या है, कंज्यूमर के लिए क्या है, सर। कंज्यूमर सरप्लस है कि नहीं बताओ। तुमने सोचा था कि दाम 29,999 का होगा, दैट मीन्स 30,000 का होगा, आपने रेडी था। बट जैसे ही आप मार्केट में गए, आप देखिए कि भाई दाम तो सस्ता चल रहा है, डिस्काउंट है, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि ये तो फ्लिपकार्ट का मार्केटिंग पॉलिसी है, वो जानबूझ के दाम बढ़ा के लिखता है, फिर काट देता है, फिर उसका ओरिजिनल दाम लेता है। मार्केट में जाके भी पूछो किसी दुकानदार को, वो आपको ऐसा ही दाम बोलेगा, 24,000 समथिंग ऐसा ही दाम बोलेगा, फर्क नहीं है अभी का। लेकिन हाँ, ये फेस्टिव सेल इन लोगों का एक होता है, बिग बिलियन डे सेल, ठीक है, इस तरह का सेल होता है, उस टाइम पे ना सच में दाम कम होता है। ये मैंने भी देखा, आप लोगों भी देखा होगा। तो ये क्या होता है ना कि आप अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ट्रैक करते रहते हो, तो वो फेस्टिव के टाइम पे वो आपके लिए भी एक तरह का प्राइस को ना डिस्काउंट कर देते हैं और उसका सेल बढ़ जाता है, ठीक है। उस टाइम पे वॉल्यूम में प्रॉफिट करता है। मे बी आप लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि सर उनका प्रॉफिट कैसे होगा, मैं बताऊंगा कभी उसके बारे में भी, कि कंपनी डिस्काउंट देके भी प्रॉफिट कैसे कर सकता है, वो एक अलग कहानी है। बट सबसे पहले अभी आप कंज्यूमर के हिसाब से सोचो कि कंज्यूमर अपना सरप्लस कैसे मिलता है। तो सिंपल है सर, व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे। आप रेडी थे भाई, 30,000 भी दाम होगा तो मुझे लेना है। लेकिन अगर आपने 24,000 पे किया, ठीक है, अगर आपने 24,000 पे किया, तो 24,000 माइनस 6,000 कितना हो गया सर? हेलो, बोलो। आपने सोचा था 30,000 पे करना है, रेडी टू पे कितना? बिकॉज आपको फोन चाहिए था सर, आप रेडी थे 30,000 के लिए, बट आपने एक्चुअल कितना दाम पे कर दिया, 24 के। तो फिर सरप्लस कितना हो गया आपका? 6,000। 6,000। तो सिंपल है कि आप मार्केट में जाते हो एक दाम दिमाग में सोच के, लेकिन अगर आप उससे कम दाम पे करके आते हो तो दैट इज योर सरप्लस। इवन आप बार्गेन करके भी अपना सरप्लस बचा सकते हो, ठीक है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स। लेकिन पॉइंट एकदम सिंपल तो था, लेकिन कुछ स्पेशल एरिया है सर, वेट करना, सिंपल से हम लोग कॉम्प्लेक्स में पहुंचेंगे अभी। व्हाट अ कंज्यूमर रेडी टू पे इज टेकन इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे इज टेकन इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब किसी प्रोडक्ट के लिए वो कितना दाम पे करना चाहता है ना सर, ये डिपेंड करता है उसकी यूटिलिटी पे। क्या मैं बात सही कर रहा हूँ सर? किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप कितना दाम पे करना चाहते हो, ये किस पे डिपेंड करता है। अरे कोई अगर आलू वाला आपसे आलू 100 रुपया किलो मांगेगा, का क्या दे दोगे? हेलो, नो सर। क्यों नहीं दोगे, क्यों नहीं दोगे? দামটা তত নয়। बिकॉज मतलब उसका यूटिलिटी के हिसाब से और मार्केट अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसका दाम उतना नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपको पता है कि किस चीज का कंज्यूमर ना, इकोनॉमी में कंज्यूमर से चालाक कोई नहीं होता, दे आर वेरी लॉजिकल। कंज्यूमर मतलब आप हम सब कोई, इवन एक भिखारी को भी पता होता है, जो बेगिंग करता है सर, जो बेगर होता है उसको भी पता होता है कि मार्केट में किसी प्रोडक्ट का क्या दाम होता है। इधर से भिखारी है, मूर्ख है, हाँ, लेकिन फिर भी नोट समझता है सर। समझता है कि नहीं समझता? जो इलिटरेट बंदे होते हैं वैसे मूर्ख है, बट उसको ये भी पता है कि कौन सा नोट कितना अमाउंट का है, मतलब कौन सा 10 का है, कौन सा 20 का है, कौन सा 50 का है, कौन सा 500 का है। क्या उसको पता है? ये और नो, बताना प्लीज। यस सर। लेकिन वो ऐसे मूर्ख है यस सर, सर। उसको कोई लिटरेसी नहीं देता, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको समझ में आ जाता है कि कौन सा चीज का क्या दाम है। तो कंज्यूमर को कभी मूर्ख ना समझना सर। हाँ, हो सकता है कभी कभार आप उनको लूट लेते हो, मतलब जो दुकानदार वाले होते हैं ना, सपोज अब लोग आप लोग भी कोई दुकानदार बन गए और आपको कभी कभी लगता है कि भाई लूटेंगे। अरे भाई लूटेगा तो चोर तो बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा, है हाँ या ना।
जैसे आजकल बहुत सारा गैंग चल रहा है सर, ये फोन करके, एक जामताड़ा गैंग आया था ना सर साइबर क्राइम में, एक गैंग आया था यस सर सर। यूपी बिहार का, जामताड़ा गैंग बोल के, बहुत भयंकर लूटमार चला रहा था, कोलकाता में भी आके चलाया था और फंसा यहाँ पर, कोलकाता में आके फंसा। खबर है जामताड़ा गैंग का, खबर सबको? हाँ सर। अरे मार्केट में क्या गजब बवाल मचाया है जामताड़ा गैंग, ये देखना, जामताड़ा गैंग। अरे लोगों को क्या क्या ये उस दिन, कुछ दिन पहले ना मैं भी फंस रहा था, पता है, मैं उन लोगों का ना थोड़ा सा टेस्ट ले जा रहा था, मतलब कोशिश कर रहा था कि मैं भी थोड़ा सा देखूं ये लोग करता क्या है, ठीक है। और बोलते बोलते मैं उन लोगों का जो भी ये लोग कर रहा था ना, बोल रहा था, मैं कर रहा था, मेरे को फोन करके बोला कि ये देख, जामताड़ा गैंग पोस्ट एड्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टा, ड्यूज पीपल विद डिस्काउंट ऑफर फ्रॉम पॉपुलर ईटरीज। देखा, गजब है ये जामताड़ा गैंग, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का ही न्यूज़ बता रहा हूँ मैं। तो मेरे को फोन करके बोला कि वो जियो से बोल रहे हैं, जियो कस्टमर सर्विस से, स्टोरी सुन ठीक है 2 मिनट, जियो कस्टमर सर्विस से बोल रहा है, और मेरे को फटाफट बोला कि आपका जो नंबर है इसका केवाईसी अपडेट करवाना है, ठीक है। तो आप फटाफट, मैं आप लोगों को एक ऐप बोल रहा हूँ, वो ऐप डाउनलोड कीजिए जियो का, ठीक है। तो और उसमें बस आपको जो बता रहा हूँ आप फटाफट कर दीजिए, मैं फ़ोन में हूँ, आपका अभी के अभी केवाईसी अपडेट हो जाएगा, नहीं तो आपका नंबर बेकार हो जाएगा, समझ रहे? तो मैं बोला ऐसा है क्या आप, तो मेरे को डाउट हुआ, मैंने क्लास लेके सभी निकला, तो मैं सोचा हो सकता है, मैं ना मेरा दिमाग उस टाइम पे काम नहीं कर रहा था फॉर सम रीजन। तो मैं बोला ठीक है मैं करता हूँ, ठीक है। मैं सोचा सच में, फिर 2 सेकंड बाद मैं सच बता रहा हूँ, फिर मैं बुद्धू ही बन रहा था एकदम एग्जैक्टली। फिर ना मेरे दिमाग में याद आया, भाई ऐसा थोड़ी ना होता है कि जियो जियो वाले फोन करके ऐसे बोलेगा। फिर वो मेरे को जो ऐप इंस्टॉल करने के लिए बोला ना, वो एक स्क्रीन शेयरिंग ऐप है। स्क्रीन शेयरिंग मतलब उसमें आप लोग जानते होंगे, जिसमें ना आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर का पूरा कंट्रोलिंग ले लिया जाता है, ऐसे ऐप होते हैं सर, आप लोग जानते हो उसको क्या ऐप बोलते हैं? यस सर। तो एनीवे डेस्क। हाँ काइंड ऑफ दैट, मतलब जिसमें सपोज मैं यहाँ पर बैठा हूँ ना, अगर मैं आप लोगों का कंप्यूटर को कंट्रोल करना चाहूंगा ना, तो वो ऐप इंस्टॉल करने से आपका कंप्यूटर कंट्रोलिंग मेरे हाथ में आ जाएगा। जैसे ही वो ऐप मैंने कंप्यूटर में गूगल ऐप में डाला, फिर मुझे दिमाग में भाई ये ऐप तो कंट्रोलिंग लेने वाला है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि क्या है, बोले देखो एक कोड आया है, बोले कोई कोड नहीं आया। हाँ फिर ना वो बोल रहे हैं कि कोड आया है, आप बोल क्यों नहीं रहे हो, टाइम है हम लोग का, मतलब अरे इतना फास्ट बात करता है ना, तो चिंता में पड़ जाएगा। तो फिर मैं तो तब समझ गया। फिर मैं बोला कि आप लोग करना क्या चाहते हो? हाँ, बोलते तुमको अपना, फिर मैं बोलता हूँ नहीं बोलना है मुझे कोड। तो फिर ना मेरे को गुस्सा से बोल रहा है कि तुमको अपना नंबर रखना है कि नहीं रखना है, ऐसा करके बोल रहा है। हाँ हमें नहीं रखना है। अरे ठीक है जाओ, तुम्हारा फोन नंबर जाएगा, ऐसा करके गाली देके गुस्से से निकल गया, ठीक है। तब मुझे समझ में आया कि अगर कोई ओरिजिनल होता थोड़ी ना गुस्सा करता सर। हाँ बोलो, वो एक्चुअली क्या करेगा, मेरा कंट्रोलिंग लेके, अगर मेरा कोई आईडी अगर कोई भी बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह, पेटीएम वगैरह अगर बाई चांस मेरा ओपन रहता है ना, तो वहां से वो डेटा चोरी कर सकता है, और कभी मैं फार्दर ट्रांजैक्शंस के लिए जाऊँ ना, तो फिर वहां से वो क्राइम कर सकता है, मतलब वो चांस बढ़ा लेता है अपना। तो कुछ समझ आ रहा है सर कि आजकल कैसा कैसा खेल चल रहा है? सावधान रहना सर सर। ठीक है। तो इस तरह से जो भी हो, चलो कोई बात नहीं, ये कहानी था, मतलब कि रियल था स्टोरी। तो बेसिकली तो कोई भी चीज़ के लिए कितना दाम पे करना चाहिए ये कंज्यूमर हमेशा उनको पता होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आलू का क्या दाम है, 20 रुपया केजी चल रहा है, ठीक है, 2 केजी का 20 रुपया, मतलब 10 रुपया केजी चल रहा है, आलू बहुत सस्ता चल रहा है। चंद्रमुखी का दाम थोड़ा ज़्यादा है, 15 रुपया केजी चल रहा है, चलो बहुत बढ़िया। तो चलो सर, हम लोग मार्केट का खबर भी ले रहे हैं। अब सवाल क्या समझ में आ गया ना सर, व्हाट ए कंज्यूमर इज रेडी टू पे इज टेकन इन टर्म्स ऑफ एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी। अब मैं आपको एक छोटा सा एनालिसिस दिखाता हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? जैसे मानो कि आपको घर में, आपके घर में खाना बनेगा, ठीक है। अब आलू से ही, पोटैटो से ही एग्जांपल चल रहा है, तो मैं पोटैटो से ही एग्जांपल बताता हूँ। सर पोटैटो का मार्केट प्राइस चल रहा है 10 टका केजी, ओके। आपका घर में कोई फंक्शन चलेगा, तो फिर आप कितना केजी आलू लोगे? ऑब्वियसली कुछ गेस्ट है, बोलो सर फटाफट बोलो। मतलब दस सर 10 पंद्रह जन केजी। का खाना बनेगा, हाँ 10-15 जन का खाना बनेगा, सर। कितना केजी आलू लोगे? 5 केजी? सर। हाँ सर 5 केजी। अच्छा, 1 केजी आलू का मार्केट प्राइस 10 रुपीज। तो व्हाट डू यू थिंक, 5 केजी जब आप लेने के लिए कोशिश करोगे, तो क्या आप उसको क्या बोलोगे, भाई कुछ कम करने के, वो अलग बात की आलू का दाम कम चल रहा है, लोग मतलब बोलेगा नहीं कुछ, बट फिर भी
फिर भी मान लेते हैं, लोग बार्गेन करते हैं कि 5 kg आलू 50 रुपया देगा या फिर थोड़ा कम देगा। कम मैं देगा 40 টাকা একটু কম हाँ, নিল पब्लिक का आदत है 45 ना सर, हम लोग कंज्यूमर का आदत है कि नहीं है कि यस थोड़ा सर कम करना है। प्याज का दाम 5 kg का, एक देखो जैसे, देखो ये सिंपल, देखो एक लॉजिक देखो, 1 kg का कितना है 27। हाँ, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर 1 kg का यस सर 27, तो 5 kg का कितना होना चाहिए? 135 होना चाहिए, है ना? लेकिन वो 133 दे रहा है, ठीक यस है। सर तो बेसिकली वो ज्यादा लेने पे डिस्काउंट कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा लेने पे डिस्काउंट कर रहे हैं। क्यों करते हैं जानते हो? मार्जिनल यूटिलिटी के कारण। सिंपल बात है कि मार्जिनल यूटिलिटी वो बहुत अच्छे से यूज करता है, दुकानदार भी यूज करते हैं, और उसको पता है कंज्यूमर इसको बहुत पसंद करता है। अगर आपके घर में फंक्शन ना होता, अगर आपके घर में फंक्शन ना होता, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 1 kg आलू जो आपको अभी चाहिए, लेकिन 2 kg, मतलब उसके बाद जो 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg जो आप लेके आ रहे हो ना, क्यों लेके आओगे जानते हो? बिकॉज आपको सस्ता पड़ेगा इसीलिए। नहीं तो आप क्या बोलोगे, अब ठीक है आज 1 kg से ही काम चल जाएगा, क्यों फालतू में। लेकिन अगर दाम कम करता है तो फिर आप बोलोगे ठीक है भाई, अगर 5 kg 45 है तो मुझे 5 kg दे दो। लेकिन अगर आपको इक्वल दाम मांगेगा तो आप बोलेगे नहीं ठीक है बाद में ले लेंगे। दुकानदार को भी पता है कि उसका ज्यादा सेल हो जाएगा, एक साथ 5 kg निकल जाएगा, और वो बेसिकली वही देखता है कि मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ यहीं पर मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट बहुत काम करता है, ठीक है। आप आलू का सस्ता वाला देख रहे हो, लेकिन दुकान में जब हम लोग कोई टी शर्ट्स वगैरह खरीदने जाते हैं, एक टी शर्ट का दाम अगर वो लोग 300 बोलता है, ठीक है, 300 इंटू 2 टी शर्ट लोगे तो दाम हो जाता है 600। फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि दादा 550 करो ना, ठीक है। फिर दुकानदार बोलेगा ठीक है 550, पागल हो गया क्या, इतना नहीं रहता है। फिर दाम क्या देते हो सर, 580 में। अब सवाल है कि सर आप बार्गेन क्यों करते हो, लेकिन क्या एक टी शर्ट के लिए, एक टी शर्ट के लिए 300 में आपको वो डिस्काउंट करेगा? प्लीज बताना मेरा बात, सवाल समझे तो बताना। एक टी शर्ट का 300 दाम कम करेगा आप बोलने से भी? जल्दी बोलो। नो सर No, sir. हाँ नहीं ना। लेकिन 2 टी शर्ट के लिए आप बार्गेन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दूसरा टी शर्ट आपके लिए उतना जरूरत वाला नहीं है, तभी आप बार्गेन कर रहे हैं। लेकिन पहला वाला के लिए आप बार्गेन नहीं कर रहे। नॉर्मल यही होता है ना, पहला टी शर्ट नेसेसरी है, दूसरा टी शर्ट उतना नेसेसरी नहीं है, इसीलिए आपका बार्गेन आ जाता है। भाई जरूरत नहीं है तो फिर ज्यादा दाम क्यों दे? सही कि नहीं है बोलो? जरूरत नहीं है तो फिर ज्यादा दाम क्यों दे? जरूरत में तो इंसान कुछ भी दाम देने के लिए रेडी हो जाता है, ये और नो। मतलब अपने हैसियत के हिसाब से कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं, जिसका जो हैसियत है वही करेगा ना। बोलो सर, यस सर है ना? तो एक केस ये भी, इसका भी एक केस याद आ गया, टी शर्ट बोले तो मुझे याद आ गया। एक कंपनी है टाटल बोल के, नाम सुने सर आप लोग? जरूर सुने होंगे, ये शर्ट का कंपनी है। यस सर हाँ, ये तब मैं आप लोग जैसा था, थोड़ा और छोटे होंगे, टर्टल शर्ट्स तो हार्डली 17-18 ऐसे कुछ होंगे। तो मुझे इतना ब्रांडेड शर्ट पहनने का आदत वगैरह था नहीं। तो प्रॉब्लम क्या था, तो मैं कोलकाता न्यू मार्केट में दुकान में मतलब पहुंचा, तो मेरा कुछ दीदी का शादी वगैरह था, किसी बुआ की बेटी का। तो मैं सोचा कि चलो यार, तो मेरे साथ मेरा एक भाई था, मैं उसको बोला कि चल शर्ट खरीदना है। तो नॉर्मली शर्ट वगैरह घर में बहन माँ वगैरह ही खरीद लेते हैं। तो मैं बोला कि ठीक है चलो आज खुद खरीदेंगे। तो मैं शोरूम में जाके घुस गया। तो प्रॉब्लम में क्या फंसा, मेरे को पता ही नहीं था, मेरे पॉकेट में 700 रुपया था सर, सीरियसली बता रहा हूँ। 2010-9-10 का बात है, ठीक है। तो मेरे पॉकेट में था 700 रुपीज, और मैं घुस गया टाटल में। अब प्रॉब्लम क्या हो गया बोलो तो, कंज्यूमर सरप्लस होगा कि ड्यू हो जाएगा? क्या लगता है, सब्सिडी हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा ना सर? Due. ड्यू हो जाएगा, सबसे इसको बोलते यस हैं सर डेफिसिट हो जाना। तो फिर जो दुकानदार था, मैं सच कहानी बता रहा हूँ आपको, दुकानदार जो था वो मुझे पूछ रहा है कि दादा आपका बजट कितना है? वो देख के शायद समझ गया कि ये एक शर्ट के पीछे 2000 या 1600-1700 खर्चा करने वाला नहीं है। तो शायद मेरा औकात ही उसी टाइप का था, मतलब फेस में शायद कुछ था, ऐसे ऐसे होता नहीं है। बट वो मेरे को बार बार पूछ रहे दादा आपका बजट कितना है? जैसे छोटा है था तो शायद उसको उसी हिसाब से लग रहा था, 8-9 2007-8 हार्डली 17-18 के होंगे। तो वो बार बार पूछ रहे, तो मैं बोला कि कितना, 700-800 के रेंज में दिखाइए ना।
तो बोला दादा स्टार्टिंग 1300 है। आप बात समझे, वो भी 1300 में क्या मिलेगा, 1300 में ऑफिशियल वाला, ठीक है, 1300 में फॉर्मल, शादी वगैरह में पहनने के लिए तो 2200 2300 मिनिमम 1800 खर्चा करना होता। तो मैं क्या किया सर, निकल गया सिंपल, ठीक है। अब जरूरत, लेकिन हाँ, लेकिन उसके बाद मैं सोचा कि ठीक है मेरे भाई के पास कुछ पैसा था, तो मैं बोला नहीं इससे 700 में नहीं होगा भाई, 1000 वगैरह खर्चा करना पड़ेगा। तो फिर हॉफमैन था बगल में, तो मैं हॉफमैन में घुसा, तो फिर भाई से और मैं 300-400 रुपये उधार लिया, फिर मैं 1000 या 1100 में कुछ शर्ट वगैरह खरीदा था, मुझे अभी भी याद है स्पेशल, मतलब बहुत दिलचस्प कहानी था, बिकॉज वो मेरा मतलब मेरे को पूछ रहा है ना कि भाई आपका बजट बार बार पूछ रहा है, तो मेरे को गुस्सा आ गया था, तो कोई भी है, लेकिन छोटा था, आपको समझ में आया। तो ये 700 प्लस 300 ऐड किया तो मुझे 1100 मिला, तो जाके मैं हॉफमैन में लिया, लेकिन मैं जरूरत का था तो बार्गेन भी नहीं किया, मैं हॉफमैन पे पूछा भी नहीं कि दादा इसको थोड़ा कम कीजिए, बिकॉज जरूरत था, शादी में पहनना था, कौन बार्गेन करेगा। बात कुछ समझे कि नहीं समझे। लेकिन अगर जरूरत ना होता, Yes, sir. किसी के लिए गिफ्ट लेना होता या कुछ भी, तो मैं बोलता ना दादा थोड़ा कम कीजिए ना। तो यूटिलिटी के लिए ना मार्जिनल यूटिलिटी एक्चुअली इसी कॉन्सेप्ट में यूज होता है कि जब आपका जरूरत पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कम हो जाता है ना, तो आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पीछे जितना एक्स्ट्रा लोगे ना, तो उतना कम दाम पे करना पसंद करोगे। बात समझ रहे, इसीलिए 5 kg आलू पे कंपनी भी डिस्काउंट देता है और आप भी खुश, मतलब कंज्यूमर भी खुश, दुकानदार का भी बिक जाता है ज्यादा। सिमिलरली शर्ट के केस में, टी शर्ट के केस में, अरे सबको समझ आ रहा है कहानी। ये कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया था, Yes, sir. बट मैं यहाँ पर फिर से इसलिए बताया क्योंकि ये जो कंज्यूमर इज रेडी टू पे वाला कॉन्सेप्ट है ना, व्हाट अ कंज्यूमर रेडी टू पे इज टेकन इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, बिकॉज वो जो भी पेमेंट करना पसंद करता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ना, उसके पीछे उसका यूटिलिटी काम करता है सर, साइकोलॉजी में यूटिलिटी काम करता है, एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज इज टेकन इन टर्म्स ऑफ प्राइस। अगेन अनदर कॉन्सेप्ट। सो कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला निकल के क्या आता है, मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस। मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस मतलब सरप्लस क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या क्यों आ गया यहाँ पर, भाई आप जितना पे करना चाहोगे, और आपका पेमेंट किस पे डिपेंड करता है, आपका पेमेंट आपकी यूटिलिटी पे डिपेंड करता है। अरे भाई बात समझ में आया कि नहीं आया, बार बार पूछ रहा हूँ कि वाई कंज्यूमर सरप्लस इक्वल्स टू एमयू, इसके लिए मैं इतना कहानी बता रहा था आपको। मेरे कहानी बोलने के पीछे और कोई वजह नहीं था, मैं चाहता तो बस फॉर्मूला रटा के निकल जाता, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप समझो तो सही इकोनॉमिक्स क्या है, कितना रियल है, कितना प्रैक्टिकल है, बोलो सर। मतलब नहीं तो आप क्या करोगे, मगअप करोगे। अभी एमयू माइनस पी से सीएस होता है, अब सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी नहीं है सर, ये सीएस का मतलब है, ये सीएस का मतलब है कंज्यूमर सरप्लस। ओके, तो एमयू माइनस पी, क्लियर सर। मार्जिनल यूटिलिटी क्यों है, जो आप रेडी टू पे हो, एंड पी क्या है, आप एक्चुअली जो पेमेंट कर रहे हो। हाँ ना, कुछ तो जवाब दो सर। Yes, sir. सबको क्लियर, सायनी, काजल, बोलो सर, नंदिनी। Yes, sir. थैंक यू सर। Yes, sir. ठीक है, तो रेडी टू पे क्या हो गया सर, निबिड़ हो जाएगा, निबिड़, निबिड़ इज हियर, स्नेहाशीष, हर्ष, दीपक, राजू, आयुष, सबको क्लियर है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके, तो फिर ये क्या हो गया सर, एमयू क्या हो गया, रेडी टू पे, है ना। एमयू मतलब फॉर्मूला, भी फॉर्मूला था कंज्यूमर सरप्लस का, इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए आपको सिंपल याद रखना है, भाई मेरा सरप्लस तभी होगा जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी के कारण मैं जो पे करूंगा, तो दैट इज रेडी टू पे कितना है आपका, एंड एक्चुअली आप अगर कम पे कर रहे हो तो सरप्लस होगा, अगर नहीं करोगे तो डेफिसिट हो जाएगा। तो पी मतलब एक्चुअल पे, एक्चुअल प्राइस। रेडी टू पे प्राइस अगर 1000 है, आप अगर एक्चुअली पे 800 कर रहे हो, तो आपका सरप्लस होगा 200। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरप्लस नहीं होगा, है ना। लेकिन इसके पीछे का एक चीज आप लोग गौर कर रहे हो सर, ये इकोनॉमिक्स में जो भी पढ़ रहे हैं, इसको दुकानदार लोग यूज कर रहे हैं किस तरह से, मतलब बिजनेस कैसे इसको यूज कर रहा है, आप इसका एप्लीकेशन ढूंढ पा रहे हो सर। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ किताब में दे दिया और आपको एग्जाम में पास करवाना है। अरे भाई एग्जाम पास करके क्या करोगे। हाँ, लोग पढ़ाई करने में, आज ही मैं मैम से बात कर रहा था, मैम से कि लोग पढ़ने के टाइम पे, ठीक है, सिर्फ वो कहीं से भी, स्पेशली इन कॉलेज एग्जाम या फिर स्कूल एग्जाम, कुछ सजेस्टिव पढ़ के चले जाते हैं। आप लोग सच बताना, मैं अगर गलत बोलूँ तो आप लोग बोलना मुझे। पढ़ाई करने के टाइम पे कहीं से भी कुछ सजेस्टिव करके, या फिर किताब वगैरह, आजकल तो ऑनलाइन में जो एग्जाम चल रहा है बीकॉम वगैरह का, मतलब भयंकर टाइप का, मतलब कोई मतलब ही नहीं है।
लेकिन जो भी हो पढ़ने के टाइम पे कहीं से भी कुछ जुगाड़ करके सजेशन बना के पास होके निकल जाते हैं, मतलब से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब जॉब नहीं मिलता तब चिल्लाते हैं कि मोदी जॉब नहीं देता है, दीदी जॉब नहीं देता। हाँ ठीक है, जॉब सीरियसली क्राइसिस है, बट क्या स्टूडेंट या फिर जो भी प्रोस्पेक्टिव जॉब करने वाले हैं, कितना लोग सच में पढ़ाई करता है, कितना लोग सच में नॉलेज लेता है, आप लोग बताना मुझे। मतलब काम जब करोगे तब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? जब आप जॉब करोगे किसी कंपनी के लिए, आप टीसीएस में नौकरी करोगे, आप इन्फोसिस में नौकरी करोगे, रिलायंस में नौकरी करोगे, टाटा में नौकरी करोगे, इंडियन रेलवे में नौकरी करोगे, या फिर किसी स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी जॉब करोगे। लेकिन जॉब का मतलब क्या है कि सिर्फ सैलरी पाना, या जॉब का मतलब आपके ऊपर कुछ काम पड़ेगा, आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाएगा, वो प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है उस कंपनी के लिए। यस और नो? हाँ सर बोलो। हाँ सर। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? लेकिन पढ़ाई करने के टाइम पे कोई नहीं है, लेकिन जब जॉब नहीं मिलता, ये एक फेमस टीचर है, यूट्यूब में बड़ा छाया हुआ है, बिहार से है, बहुत फेमस है, सीरियसली यार, बहुत नॉलेजेबल है, खान सर बोल हाँ के। सर। हाँ खान सर, तो खान सर एक जगह में बोल रहा है कि मोदी जॉब दो, मोदी जॉब दो बोल के इस तरह से बोल रहा है। लेकिन मैं भी जानना चाहता हूँ, खान सर आप तो अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अब ठीक है जॉब मार्केट में क्राइसिस है, ये सबको पता है, ठीक है, मोदी जॉब दो, दीदी जॉब दो, ठीक है, नीतीश जी जॉब दो, ठीक है, जहां भी मांगो, स्पेशली इन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में जॉब का तो मतलब लाला पड़ा है सर, ऐसा हालत है। ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया जो इंडिया का सबसे खतरनाक जगह में से एक है, जहां पर जॉब बोल के कुछ नहीं है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस भर भर के हैं। ईस्टर्न पार्ट समझते हो ना सर? ईस्टर्न पार्ट मतलब वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा, ठीक है, उड़ीसा का काफी बड़ा हिस्सा, ठीक है, ये है आपका ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, जहाँ पर मतलब पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भर भर के हैं, ठीक है। और सीरियसली, और हम लोग भी, जैसे अगर आप सदर्न इंडिया में देखो, क्या बनाया है सर सदर्न इंडिया। किसी को भी नौकरी लगता है, कहाँ लगता है? बैंगलोर में लगता है। किसी को भी काम करने जाता है, कहाँ जाता है? अरे अहमदाबाद, गुजरात में जाता है, बिजनेस है यहाँ पर, ठीक है। साउथ में जाता है बिकॉज यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज है। हैदराबाद में जाते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज है। केरल में जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं, वहां पर भी काफी सारा इंडस्ट्री है बहुत दिनों से, ठीक है। लेकिन सर कोई इधर नहीं आना चाहता, कोई इधर नहीं आना चाहता। फिर भी नॉर्थ में कुछ जगह दिल्ली एनसीआर में बना है, बट वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड सादर्न पार्ट ऑफ इंडिया ये कुछ तो करके रखा है। लेकिन ये ईस्ट में क्या प्रॉब्लम है? नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम तो ये है सर कि इसका कुछ जियोग्राफिकल प्रॉब्लम है, और इससे पहले वाला जो गवर्नमेंट इंडिया को चलाता था वो कभी भी नॉर्थ ईस्ट को उस तरह से देखा नहीं था, ठीक है। तो ये है, और मिडिल का भी हालत तो और बदतर है सर, मतलब फिर भी ईस्टर्न पार्ट में कुछ तो है, लेकिन सेंट्रल इंडिया का हालत तो और खराब है, ठीक है। कुछ जियोग्राफिकल रीजन हो सकता है, लेकिन बन बहुत कुछ सकता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ समझ में आ रहा है आप लोगों को, कि जब पढ़ाई किया जाता है पढ़ते नहीं है, सीखने का और सिखाने वाले भी कहाँ मिलता है आजकल, ये भी तो मुश्किल है। सीखने वाले बच्चे भी नहीं, सिखाने वाला टीचर भी नहीं। मैं भी उसी टीचर के अंदर आता हूँ ना जो सिखाता नहीं है। चलो सर कोई बात नहीं। द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पी। अब चलो सर, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन mu इक्वल्स टू p, मतलब व्हेन mu इक्वल्स टू p, दैट मीन्स कुछ समझ में आ रहा है सर? मार्जिनल यूटिलिटी अल्टीमेटली प्राइस ही हो जाएगा जब कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कैसे पता होगा? वेट करो सर, इक्विलिब्रियम कैसे पता होगा ये तो आपको स्टैटिस्टिक्स समझना पड़ेगा, ठीक है सर। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स, ये आप लोग, मैं आपको बार बार बताता हूँ। आप लोग मैच देखते हो, आईपीएल, क्रिकेट देखते हो? अरे बोलो सर। हाँ सर। क्रिकेट, फुटबॉल जो पसंद है देखो। मैं आपको एक क्रिकेट स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूँ। ये टीवी में हम लोग ये बहुत देखते हैं, क्रिकेट स्टैट। सिंपल, जब भी कोई क्रिकेटर खेलने आता है, ये देखो, जैसे देखो माइकल क्लार्क का स्टैटिस्टिक्स देखो, 178 इनिंग्स खेला है, 6153 रन बनाया है, एवरेज है 44.59, स्ट्राइक रेट है 78.3, 47 टाइम्स 50 बनाया है, 105 5 बार बनाया है, बेस्ट 130 है। क्या है ये सर? ये सब स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स से क्या बनाया जाता है? ग्राफ बनाया जाता है, चार्ट बनाया जाता है, एवरीथिंग। तो ये इकोनॉमिक्स का यूज बहुत है। जब आप क्रिकेट में भी अगर आप काम करना पसंद करोगे ना, वहां पर भी आपको ये सबको बोलते हैं डेटा एनालिसिस। क्या बोलते हैं सर? क्या बोलते हैं सर? मॉडर्न डे में पढ़ाई चलता है आजकल बहुत फेमस। आप लोग भी अगर करना चाहते हो मुझे बताना, कि आप लोग कैसे कर पाओगे मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं नहीं कराता डेटा एनालिसिस, लेकिन अगर कोई स्पेशलाइज डेटा एनालिसिस सीखना चाहता है उसका भी जरिया है, माइक्रोसॉफ्ट पढ़ाते हैं
कैसे होगा आपको मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे आपकी एक चीज बताओ कि डेटा एनालिसिस का मतलब समझ में आया ना। अब क्यों बता रहा हूँ सर, बिकॉज इकोनॉमिक्स में ये जो अभी करने वाले हैं वो डेटा एनालिसिस है रियल लाइफ में, ठीक है। अब क्या डेटा एनालिसिस होगा, नंबर ऑफ यूनिट 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट आपको लेना है, अगर आप एक यूनिट लोगे तो आप 30 रेडी टू पे हो। देखना सर, मार्जिनल यूटिलिटी जो मैं इतना देर से कहानी सुना रहा था कि क्यों बंदा कम पे करना पसंद करता है जितना यूनिट बढ़ता है। एक यूनिट के लिए रेडी टू पे 30, सेकेंड यूनिट के लिए रेडी टू पे कम हो गया, थर्ड यूनिट के लिए रेडी टू पे और कम हो गया, फोर्थ यूनिट के लिए रेडी टू पे और कम हो गया, फिफ्थ यूनिट के लिए रेडी टू पे और कम हो गया, सिक्स्थ यूनिट के लिए रेडी टू पे और कम हो गया। अरे क्यों कम हो रहा है सर, सातवां यूनिट के लिए रेडी टू पे और कम हो गया, लेकिन क्यों कम हो रहा है, हेलो बोलो ना सर, कम क्यों हो रहा है, रेडी टू पे कम क्यों हो रहा है, कोई तो बताओ। স্যার ফার্স্ট ইউনিটটা নেসেসারি ছিল, সেকেন্ড एंड পরের নেসেসারি। मतलब जो तो मतलब जितना ज्यादा हम लोग मतलब यूनिट बढ़ा रहे हैं, हमारा यूटिलिटी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कम हो रहा है ना। वेरी गुड अनिनी, वेरी गुड, आप सही बोले हो, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट इज दस कि मेरा मार्जिनल यूटिलिटी डे बाय डे लोअर हो रहा है, मतलब टाइम टू टाइम। अब क्योंकि मेरा मार्जिनल यूटिलिटी लोअर होते जा रहे हैं, अब इसी में प्रॉब्लम है सर। मार्जिनल यूटिलिटी लोअर होगा तो मैं दाम कम कर दूंगा, मतलब जो जो कंज्यूमर है वो अपना पेमेंट कम करना पसंद करेगा। तभी हम लोग दुकान में जाके बार्गेन करते रहते हैं, दादा दाम बताओ पहले, ठीक है। तो दाम बताते हैं, फिर बोलते हैं कि 5 kg लेना है, अब दाम बताओ, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। या फिर 50 ठो लेना है, क्या दाम पड़ेगा। दाम जितना यूटिलिटी मतलब पहले वाला जरूरी है, उसके बाद धीरे धीरे कम होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई ज्यादा लेंगे तो कम करना चाहिए, कुछ इस तरह का। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को एक ही जरूरत होता है, अगर बड़ा फंक्शन करना है तो सब जो जितना चाहिए उतना जरूरत होता है। लेकिन दुकानदार भी कम कर देता है ना, कि भाई ज्यादा ले रहे हैं तो फिर कम कर देते हैं, क्योंकि उसको वॉल्यूम में इनकम हो जाता है। अब प्राइस एक्चुअली पे 20 है, हर केस में देखो वो एक्चुअली 20 रुपया पे कर रहा है पर यूनिट के पीछे। एवरी यूनिट के केस में देखो 20 रुपीज, पे 20 रुपीज इन ईच केसेस। सर कहना क्या चाहते हो, ध्यान से सुनना सर, स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज कर रहे हैं तो थोड़ा समय दो आप लोग। 30 रेडी टू पे, 20 एक्चुअल पे, कंज्यूमर सरप्लस कितना सर 10, 28 रेडी टू पे, एक्चुअली 20, सरप्लस कितना सर 8, 26 26, 24 24, 22 22। सर 20 आप भी चाहते हो, दुकानदार भी 20 ही आपको एक्चुअली दे रहा है, कंज्यूमर सरप्लस 0। पॉइंट टू बी नोटेड सर, वाइटल पॉइंट पे आ गए। सातवां यूनिट लेना चाहते हो, मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज रेडी टू पे 18 है सर, पर दुकानदार आपको 20 से नीचे नहीं लेके जा रहा है। दुकानदार आपको 20 के नीचे नहीं देगा, क्यों, वाई, ऐसा क्या हो गया सर नहीं देगा। क्या हो गया सर बोलो, क्यों नहीं देगा दुकानदार आपको। आयुष बोल, विश्वजीत, कोई तो बोलो। तो कॉस्ट प्राइस तो 20। कॉस्ट प्राइस 20, दुकानदार का कॉस्ट प्राइस 20 लग रहा है क्या। यस सर। नहीं सर, दुकानदार का कॉस्ट प्राइस 20 ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है, ये एक्चुअल पे आप कर रहे हो। तो क्या दुकानदार कॉस्ट प्राइस में बेचेगा तो फिर खाएगा क्या सर, कॉस्ट प्राइस में बेचेगा तो फिर खाएगा क्या। अरे कोई अपना बना हुआ दाम पे थोड़ी बेच सकता है। अरे सर सिंपल, आप मुझे बताओ कितना यूनिट ले रहे हैं सर, 7 यूनिट। आप रेडी टू पे हो, ये सब कंज्यूमर के पॉइंट से सोचना, आप रेडी टू पे 30 एक्चुअल में पे कर रहे हो, दुकानदार आपसे ले रहा है 20। आप जाके देखा मार्केट में वो 20 रुपीज में एक यूनिट दे रहा है। इसमें आप रेडी हो 20, ये बोल रहे हैं 20, 28 आप 28 वो 20, ठीक है। इसमें आप रेडी हो 26, ये बोल रहे हैं 20। इसमें आप रेडी हो 24 देने के लिए, वो बोल रहे हैं 20, ठीक है। आप रेडी हो 22 देने के लिए ना, कितना है, हाँ 22 देने के लिए, वो बोल रहे हैं 20। आप रेडी हो 20 देने के लिए, वो भी बोल रहे हैं हम तो 20 ही बोल रहे हैं। आप और कम करना चाहते हो, ये बोल रहे हैं इसके नीचे तो नहीं जाएंगे। क्या ये इसका कॉस्ट है सर,
कॉस्ट में तो होगा तो फिर वो खाएगा क्या? कॉस्ट नहीं है, मतलब कि अगर 20 के नीचे चला जाएगा ना तो कॉस्ट प्राइस में पहुंच जाएंगे। ठीक है, मतलब कोई भी बिजनेसमैन ना अपना खरीदा हुआ दाम पे किसी को कोई भी चीज नहीं दे सकता। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर परचेस कॉस्ट, ठीक है, मतलब जो बना हुआ दाम है, अगर मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में सेल करेगा या थोड़ा ज्यादा दाम में सेल करेगा, या फिर अगर सिर्फ ट्रेडिंग करता है तो अपना ट्रेडिंग कॉस्ट में देगा, मतलब जिस दाम पे ट्रेडर है तो फिर क्या बाइंग कॉस्ट में दे देगा सर, या फिर थोड़ा ज्यादा? क्या लगता है, क्या परचेस कॉस्ट में ही दे देगा प्रोडक्ट? क्या 20 इसका परचेस कॉस्ट है या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग रहा है आप लोगों को, या इस पे इसके अंदर वैल्यू ऐड करके प्रॉफिट लगा हुआ है? कुछ तो वैल्यू एडिशन होगा। प्रॉफिट लगा हुआ है। प्रॉफिट लगा हुआ है सर, दुकानदार ऐसे बोका नहीं होता है। ठीक है, प्रॉफिट है इसमें, हाँ, लेकिन प्रॉफिट कम किया हुआ है। प्रॉफिट कम किया हुआ है क्योंकि वो मार्जिन पे बिजनेस करता है सर। होलसेलर टाइप ऑफ बिजनेसमैन, ये होलसेलर है। अरे होलसेलर कौन होते हैं सर? बड़ा बाजार वाले लोग होलसेलर समझते हो? जो लोग बड़ा बाजार में बिजनेस करते हैं। बड़ा बाजार जानते हो सर? ये ईस्टर्न इंडिया का लार्जेस्ट मार्केट है, देख लो। अगर दिखा दिया बड़ा बाजार आपको तो आप देख सकते हो। आपको मैं और एक मार्केट दिखाऊंगा। ये एक फेमस मस्जिद है बड़ा बाजार के, वहाँ पर ये देखो, भीड़ देखो सर, ये है बड़ा बाजार। ठीक है, भयंकर भीड़ है यहाँ पर। नाकोदा मस्जिद दिखा रहा था आपको। ठीक है, तो बड़ा बाजार में मार्केट बहुत कंजेस्टेड है। ठीक है, और वहाँ पर आपको मतलब ये एशिया का लार्जेस्ट मार्केट में से एक है। ठीक है, मैं आपको एक मार्केट दिखाता हूँ। ये तो नॉर्मल मार्केट हो गया जिसमें आप कोई भी गुड्स हो, कपड़ा हो। मैं आपको एक फुल मार्केट दिखाता हूँ, एशिया का लार्जेस्ट फुल मार्केट। इसके ऊपर मेरा ही एक स्टूडेंट का एक ब्लॉग है, आप लोग चाहो तो वो भी देख सकते हो। हावड़ा फ्लावर मार्केट, वो भी एशिया का, वो एशिया का नंबर 1 है। वर्ल्ड का है कि नहीं पता, बट एशिया का तो नंबर 1 है वो। वेस्ट बंगाल में ही है, हावड़ा में है। दिखा देता हूँ आपको, हावड़ा फ्लावर मार्केट। चलिए देखते हैं, ये है, दिस इज द मार्केट। ये एशिया का सबसे बड़ा फ्लावर मार्केट है सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कभी हो सके तो विजिट करना, बट बहुत भीड़ होता है, सावधान में जाना, गंगा किनारे है। ठीक है, यहाँ पर इतना सस्ता में फूल मिलता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, एग्जैक्टली जैसे दिख रहा है ऐसा। तो ये लोग यहाँ पर इसको बोलते हैं एक कुड़ी दो कुड़ी, ऐसे बोलते हैं। मतलब एक जो गेंदा का माला दिख रहा है ना सर, नॉर्मल मार्केट में एक एक कुड़ी माला का दाम क्या हो जाएगा, मतलब एक माला में कुड़ी होता है, ऐसा बोलते हैं, एक कुड़ी। तो एक में 20 पीस ऐसे कुछ होता है मे बी। ठीक है, ऐसे एक चेन का क्या दाम हो जाता है मार्केट में, 250। बोलो? हाँ, एक एक चेन का 250 हो जाता है, पूछ रहा हूँ, आई डोंट नो। 100 रुपीज टू ऐसे 150 भी हो सकता है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा एक चेन दिख रहा है ना सर, ऐसा चेन आपको मिल जाएगा सर 150-200 में। ऐसा चेन मिल जाएगा जिसमें आपका, मतलब ये चेन दिख रहा है, ये दिख रहा है ना सर, इसमें 20 पीस है, ऐसा 20 पीस आपको 200-250 में मिल जाएगा। मतलब एक एक चेन का दाम आ जाएगा 10 रुपया 15 रुपया, जो मार्केट में आप आराम से 100 रुपया 80 रुपया में सेल कर सकते हो। तो ये क्यों सेल कर पाता है इतना? बिकॉज ये एक पीस नहीं सेल करता है, ये एक साथ में इतना सेल करता है, तो इसका मार्जिन लो होता है, लेकिन कॉस्ट प्राइस में ऐड करके करते हैं। ये सर नो, बात कुछ समझ में आया सर? बोलो। अरे बोलो सर, कभी विजिट करना सर, मजा आ जाएगा। लड़की लोग को जाने में मना करूंगा, बिकॉज नॉर्मल टाइम में जा सकते हो, ठीक है, लेकिन भीड़ के टाइम पे मत जाना। मतलब कोई पूजा वगैरह के टाइम पे बहुत भीड़ होता है, मतलब आई डोंट रिकमेंड एक्चुअली। अगर कोई अपने लिए मतलब इसमें जा सकता है तो जा सकता है, नॉर्मल टाइम में जाना। जैसे देखो यहाँ पर लड़की गए हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत भीड़ होता है, मतलब आप गिर जाओगे ना, कोई स्टैम्पेड करके चला जाएगा, खबर ही नहीं रहेगा। ओके, तो सर एक्चुअली इसलिए बताइए ये सब चीज़। हम जाते हैं, हम लोग सरस्वती पूजा में मार्केटिंग करने जाते हैं, तो ये सब मार्केट में कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है ना, बड़ा मजा आता है समझने में। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है कि ये जो प्राइस है 20 के नीचे वो इसलिए नहीं जाएगा, बिकॉज उसके नीचे जाएगा तो उसका कॉस्ट प्राइस में पहुंच जाएगा। और वो 20 को जो दाम पकड़ के रखा है ना, वो अपना मार्जिन पहले से ही एक मतलब शॉर्ट लेवल ऑफ मार्जिन बना के रखा है। 18 में जाएगा तो उसका बिजनेसमैन का लॉस है, एक वो लॉस नहीं करेगा। इसलिए आप कितना भी यूनिट बढ़ा के आप कम करना चाहो कंज्यूमर के हिसाब से, बट दुकानदार आपको इसके नीचे नहीं जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया?
कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हेलो, अरे बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया कि आप रेडी टू 18 हो बट वो आपको 20 से नीचे क्यों नहीं देगा? बिकॉज उसके नीचे उसका कॉस्ट प्राइस चला जाएगा और वो कॉस्ट प्राइस में नहीं सेल करेगा। क्या मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों तक? हाँ सर। हाँ समझ में आ गया ना? यस सर। ओके, आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखो सर, ये मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस क्यों हो गया? देखो, बिकॉज यहाँ पर मतलब तब तक आपका चलता जाएगा कि एमयू, ये मैं पॉइंट बता रहा था ना आपको, ये देखो इस पॉइंट, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे कब पहुंचते हैं? जब रेडी टू पे एंड एक्चुअल पेमेंट एक इक्वल हो जाते हैं। मतलब जब मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब रेडी टू पे एंड प्राइस मतलब जो आप एक्चुअल में पे कर रहे हो मार्केट में जाके, एमयू और पी जब इक्वल हो जाते हैं तब आप इक्विलिब्रियम में हो। बट फॉर द प्रोसीडिंग यूनिट्स मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन पी, ही एक्चुअली पेज फॉर देम, दिस इज बिकॉज द प्राइस इज कांस्टेंट फॉर हिम, बिकॉज यहाँ पर उसके लिए दाम कांस्टेंट रखा है, इसलिए उससे पहले सिचुएशंस में प्रीसीडिंग में मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा हो रहा है। ये बाकी हर एक केस में मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा हो रहा है। तो आप लोगों को घुमा के सवाल कर सकता है कि मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा किस टाइम पे हो सकते हैं, या फिर कंज्यूमर सरप्लस में कब ऐसे हो सकते हैं। आपको एक टेबल देके बता देगा कि इसमें कहां से कौन सा यूनिट तक, वन से मतलब कौन से यूनिट तक मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा है और कहां पर जाके उसको इक्विलिब्रियम होता है। आपको ऐसे स्टैटिस्टिक्स टेबल देके भी सवाल कर सकते हैं कि पूछेगा आपको कि व्हेन देयर इज अ इक्विलिब्रियम, व्हेन देयर इज अ मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस, देन यू हैव टू आंसर। और उसके लिए आपको इसका एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। क्लियर ना सर? अब सर इसको ग्राफिकली भी देख लो, इतना सारा चीज हो गया तो फिर ग्राफ में क्या प्रॉब्लम रह गया? ओके चलो ग्राफ भी देख लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ का रिप्रेजेंट एकदम सिंपल है सर, ज़्यादा झमेला वाला नहीं है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब एक्स एक्सिस में हमें इधर क्वांटिटी देना है, इधर प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी देना है। तो चलो दे दो इधर क्वांटिटी, किसी को कुछ पूछना है क्या? एमयू एंड प्राइस, ठीक है, इधर क्वांटिटी इधर एमयू एंड पी, ठीक है। अब इधर हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में हम लोग प्राइस दे देंगे सर। तो नीचे वाला एरिया तो जीरो ही होता है, ये ओरिजिन जीरो है, फिर हम लोग मैक्सिमम प्राइस कितना है 30, बस इतना ही शो करेंगे। उसके बाद ये आपका जो पेमेंट का एरिया है वो बस आप पुट कर दो, जो जो आप रेडी टू पे हो, 20, 18, ये सब आप रेडी टू पे हो। बाकी आप 2, 4, 6 इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। और क्वांटिटी कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 क्वांटिटी टोटल आप लेना चाहते हो। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि जब आप 30 रेडी टू पे है आपका, तब आपको एक क्वांटिटी मिलेगा, है ना। जब आपका क्वांटिटी रेडी टू पे हो जाएगा 28, तब आपको 2, ऐसा करके आप सोच रहे हो ना। अब इसका ड्राइंग एकदम सिंपल, सबसे पहले तो आप ये 20 एरिया को ना आप इसको पहले ड्रॉ कर लो, बिकॉज आपका पेमेंट का एरिया जो है, मतलब जो आप एक्चुअली पे कर रहे हो वो तो फिक्स है ना, तो इसलिए फिक्स्ड अमाउंट को आप अगर पहले ड्रॉ कर लोगे तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो 20 को हम लोगों ने फिक्स कर लिया। अब इसके बाद आपको सिंपल क्या करना है कि रेडी टू पे, एक यूनिट के लिए रेडी टू पे 30, बट आप एक्चुअल में कितना पे कर रहे हो, एक्चुअल में कितना पे कर रहे हो 20, ठीक है। फिर जब आप रेडी, अब 28 पे करने के लिए रेडी हो, फिर आपका 20, मतलब अल्टीमेटली कुछ भी रेडी टू पे है, आप अल्टीमेटली पेमेंट कर रहे हो 20, ठीक है। तो ये जो कंज्यूमर सरप्लस का एरिया शो होगा ना, वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। जस्ट लुक एट दिस। क्यों? अब इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपका हर केस में कितना सरप्लस हो रहा है, ठीक है। जस्ट लुक एट द एरिया कि स्टार्टिंग में आपका सरप्लस अमाउंट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज 30 और 20 के बीच में 10 का गैप है। फिर धीरे धीरे आपका सरप्लस अमाउंट कम होते जा रहा है, धीरे धीरे आपका सरप्लस अमाउंट कम होते जा रहा है। बस यही आपको एक्चुअली ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये देखो, और यहाँ पर आके कब तक चलेगा सर, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक चलेगा। दिस इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशंस। यहाँ पर क्या हो जाता है, एमयू इक्वल्स टू पी, दैट मीन्स जब आप यहाँ पर पहुँचते हो आप भी रेडी टू पे 20 हो, मार्केट भी आपको 20 में ही दे रहा है,
दैट्स वाई एमयू इक्वल्स टू पी तक आपको लाना है। उसके नीचे तो आप जाओगे तो वो होगा नहीं, दुकानदार आपको पे करेगा नहीं, है ना, दुकानदार आपको प्रोडक्ट देगा नहीं। तो दिस एरिया इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस एरिया। समझ में आया ग्राफ? मैंने जो ड्रॉ किया वो भी, और जो एक्चुअली यही है जो मैंने यहाँ पर किया। अच्छा, बस यहाँ पर आप एक चीज कर सकते हो, ये पॉइंट को आप, कितना नंबर यूनिट तक का था? 6 नंबर, 7 नंबर तो आपको मिल नहीं रहा है, तो इसके साथ आप जोड़ सकते हो 6th यूनिट तक। मेरा यहाँ पर थोड़ा सा 6 यूनिट को इधर लिख दो। 7 नंबर यूनिट आपको मिलेगा नहीं सर, तो 6th यूनिट में जाके आपको इक्विलिब्रियम मिल जाता है, तो इसलिए 6th यूनिट तक को आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। ओ सर बताओ, समझ में आया कि नहीं आया कंज्यूमर सरप्लस? यस सर। सारा का सारा ग्राफ भी समझ में आया, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया, मार्केट में कंज्यूमर कैसे सोचते हैं, दुकानदार कैसे सोचते हैं, सारा का सारा चीज आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू सर। लेकिन अब देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, पेशेंस इज द की। यहाँ पर इन द above table and figure consumer is in equilibrium in the 6th unit because here mu, that is marginal utility, equals to price, that is rupees 20, that is rupees 20, and in this way when he will consume 6 units then he is ready, total ready to pay कितना है सर? सर अब जब वो 6 यूनिट्स तक लेने के लिए रेडी है तो वो टोटल कितना देने के लिए रेडी है? बोलो सर, टोटल कितना देने के लिए रेडी है वो? 150 कैसे मिला? अरे ऐड कर दो ना, 30, 28, 26, 24, 22, 20, सबको ऐड करोगे तो 150 आएगा। देखो तो कैलकुलेट करके, कोई भी मुझे कैलकुलेट करके बताओ एक बार, क्या सबको ऐड करने से 150 आ रहा है? हेलो, कोई भी मुझे कैलकुलेट करके बताओ, क्या सब कुछ ऐड करने से आपको 150 आ रहा है कि आप रेडी टू पे 150 अमाउंट हो टोटल? कोई नहीं कर रहा है क्या? इतना टाइम लग रहा है? यस सर, 150 आया ना सर, वही तो मैं पूछ रहा हूँ तब से। ओके सर, तो फिर आपका रेडी टू पे 150 है, बट आपने पे कितना किया? एक्चुअली पेड कितना किया सर? 20 करके 120 120 किया बस। सो टोटल कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया? 150 माइनस 120 तो 30। अब कैलकुलेशंस भी आ जाएगा ना कंज्यूमर सरप्लस का, विच इज मैक्सिमम। यहाँ पर एजम्पशंस ये था, द एजम्पशंस आर सेम एज मेंशन इन द लॉ ऑफ डीएमयू। तो हम लोगों ने यही माना कि पूरा डीएमयू कॉन्सेप्ट में ही कंज्यूमर सरप्लस को हम लोगों ने कैलकुलेशंस किया, बिकॉज जितना यूनिट बढ़ रहा था, जितना यूनिट बढ़ रहा था पर यूनिट के बेसिस पे रेडी टू पे कम हो रहा था। और वो क्यों हो रहा था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण। बिकॉज जैसे जैसे यूटिलिटी कम होता है पब्लिक का, कंज्यूमर का, वो नेक्स्ट यूनिट के लिए हमेशा कम पे करना पसंद करता है। और इसीलिए दुकानदार 1 kg पे अगर 10 टका लेता है तो 5 kg पे 50 के बदले 45 लेता है। सिंपल कॉन्सेप्ट यूज किया गया। लिमिटेशंस भी कुछ है ऑब्वियसली। कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ ऑब्वियसली। अच्छा, आप मुझे बताओगे कि भाई किसका यूटिलिटी कितना है, ये सब्जेक्टिव नहीं हो गया? हाँ सर, किसको कितना अमाउंट चाहिए, ये सब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन नहीं हो गया? मतलब इस पे स्टैंडर्डाइज कॉन्सेप्ट ला सकते हैं क्या? अरे भाई किसी के घर में 1 kg आलू ठीक है, किसी के घर में 2 kg आलू ठीक है, लेकिन 2 kg ही सही है, इसको भी कैसे पता चलेगा? तो यूटिलिटी मेजर करना, ठीक है, किसी को 1 कप चावल में पेट भर जाता है, किसी को 3 कप चावल में पेट भरता है, ठीक है। अब यूटिलिटी मेजर करना ना बहुत मुश्किल का काम है, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसका लिमिटेशन है इसका। इन द केस ऑफ नेसेसरीज, जब नेसेसरी प्रोडक्ट का बात होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द अर्लियर यूनिट्स आर हाईएस्ट। इन सच केसेस द कंज्यूमर सरप्लस ऑलवेज इनफाइनाइट। याद रखिएगा सर, एमसीक्यू सवाल में ना बड़ा बड़ा हॉट हॉट क्वेश्चन है, ये सब लोग नजरअंदाज कर लेते हैं। जब नेसेसरी प्रोडक्ट होते हैं द मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ द अर्लियर यूनिट्स आर हाईएस्ट। यस, नेसेसरी के केस में जो सबसे, जैसे कि चावल, ठीक है सर, घर में खाना नहीं है, 4 जन की फैमिली में घर में खाना नहीं है, अगर आप मार्केट में जाओगे तो मिनिमम क्या करोगे? एक साथ लोगों के घर में कभी कभी ऐसे देखा जाता है 10 kg का चावल का बोरा आता है, किसी का 5 kg का बोरा आता है, किसी का 50 kg का बोरा आता है। लेकिन सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 1 kg या 50 kg?
इंपॉर्टेंट क्या है? खाना नहीं है घर पे, 1 kg चावल इंपॉर्टेंट है या 50 kg चावल इंपॉर्टेंट है? 1 kg. 1 kg. So the marginal utilities of the earlier units are highest. In such case, the consumer surplus is always infinite. ऐसे केसेस में consumer surplus हमेशा infinite होते हैं सर, ठीक है, याद रखना. CS consumer surplus is affected by the availability of substitute. Obviously, अगर मार्केट में substitute प्रोडक्ट है तो consumer surplus अफेक्ट करेगा. ऐसा नहीं कि आप एक ही प्रोडक्ट को लेके तो दिमाग खराब नहीं करोगे ना. आपके पास अगर दूसरा प्रोडक्ट है तो फिर आप उस पर भी शिफ्ट हो सकते हो. There is no simple rule of deriving the utility of article or prestige value like diamond, water diamond paradox. ठीक है, मतलब समझना, there is no simple rule of deriving the utility of article or prestige value. अच्छा, क्या डायमंड परचेस करने के टाइम पे खरीदोगे क्या डायमंड? चलो देखते हैं. रिसेंटली एक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ. जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में समझते हो या पढ़ाई करते हो, आई नो यहाँ पर काफ़ी सारा है जो लोग स्टॉक मार्केट पढ़ते हैं. कल्याण ज्वेलर्स, इसका आईपीओ आया सर. इसका रिसेंटली आईपीओ आया है, मतलब अभी लिस्टेशन चल रहा है, मतलब ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो रहा है, इतना दिन में नहीं था. काफ़ी फेमस हुआ है इसका नाम, ब्रांड भी बड़ा फेमस हुआ है. इसका डायमंड ज्वेलरी वगैरह देख लेते हैं कि ये तो प्रेस्टीज वैल्यू का है. ठीक है, चलो देखते हैं कि इसका शॉप ऑनलाइन में क्या मिलता है. अमिताभ बच्चन इसका ब्रांड एम्बेसडर है. ओके, तो ये डायमंड बेचता है सर, मुझे जितना पता है ये डायमंड वगैरह सेल करता है. क्या मिलेगा? ये डायमंड है क्या? हाँ डायमंड है. अच्छा, ये तो फिर भी सस्ता वाला डायमंड हो गया. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. थोड़ा और महंगा कुछ मिल जाए. किसको क्या पसंद आ रहा है सर? पसंद कर लो, मैं प्रमोशन कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो बस आप लोगों को बता रहा हूँ. अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, ये एक डायमंड रिंग है, ठीक है, मानव डायमंड रिंग है जो भी हो. अच्छा, ये इसके लिए कोई क्या कम दाम पे करना पसंद करेगा या फिर जिसके हाथ में भी रहेगा वो उसका प्रेस्टीज वैल्यू लेगा? क्या लगता है? मतलब अगर आपके हाथ में ये डायमंड रिंग है, अगर आप एक की जगह 2 लेते हो, किसी और को भी गिफ्ट करते हो, तो क्या ये चीज़ में आप बार्गेन करोगे कि भाई 2 ले रहे हैं तो कुछ कुछ कम कीजिए? या फिर मार्केट में आने के बाद, मतलब जब आप अपने सोसाइटीज़ में बात करोगे तो क्या बोलोगे कि भाई इसका एक का दाम 33,000 था, मैंने 2 लिया तो मुझे कम मिला, ऐसा बोलोगे या फिर 33,000 बोलोगे? 33,000. 33,000 का रिंग बोलने में ज़्यादा मज़ा है कि 25,000 का रिंग बोलने में ज़्यादा मज़ा है? क्या लगता है? ऑब्वियसली ज़्यादा दाम बोलने से ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज ये आपका प्रेस्टीज वैल्यू को डिनोट करता है. ठीक है, तो देयर इज़ नो सिंपल रूल ऑफ डिराइविंग द यूटिलिटी ऑफ आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू. इसका यूटिलिटी डिराइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो इसीलिए इसको पैराडॉक्स बोलते हैं. जैसे पानी एंड डायमंड, वाटर नेसेसरीज में होता है. डायमंड नॉर्मली, नॉर्मल पब्लिक के लिए तो ऐसा कुछ नेसेसरीज नहीं है. डायमंड का अपना काम है. जो लोग शीशा का काम करता है ना सर, जो शीशा काटते हैं सर, उनको डायमंड चाहिए होता है. डायमंड का ऐसे यूटिलिटी है, बहुत हाईफाई यूटिलिटी है. आजकल आप लोगों को मैं बताता हूँ, घर पे नेट फाइबर नेट चलता है सर. ब्रॉडबैंड में आजकल फाइबर नेट चलता है, जानते हो आप लोग? फाइबर नेट, जियो फाइबर, नाम तो सुने होंगे. यस सर. है ना? तो फाइबर नेट जो होता है ना सर, फाइबर नेट में क्या होता है, एक्चुअली फाइबर होता है. ठीक है, फाइबर को काटने के लिए, फाइबर को काटने के लिए सर डायमंड होना पड़ता है, नहीं तो नहीं काट सकोगे आप. मतलब आपके घर में जो भी फाइबर नेट को, ऐसे नहीं है सर, ऐसे ये नहीं है, पता नहीं क्या निकल के आ गया. ये देखो एक्सट्रीम फाइबर. ठीक है, और मैंने स्पेलिंग गलत लिखा. हाँ, ये कुछ इस तरह का, ये जो फाइबर नेट आप देख पा रहे हो ना सर, ये सब ना शीशा का होता है मोस्ट ऑफली, एक अलग टाइप का. इसको काटने के लिए ना, मतलब इसका जो मशीन होता है फाइबर नेट कटिंग मशीन, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको. कटिंग मशीन सर बहुत दाम होता है, 7 लाख 8 लाख का दाम होता है. पता है किसी को? जो लोग घर पे नेट का कनेक्शन देने आते हैं ना, उनसे बात करके मुझे पता चला, मुझे ऐसे पता नहीं था, बट सीरियसली ये काफ़ी महंगा मशीन्स होते हैं जो फाइबर ऑप्टिक कटिंग मशीन्स. ये देखो, ये भी, ये बहुत बड़ा हो गया, लेकिन ये सब मशीन्स जो है ना सर, ये काफ़ी महंगा मशीन्स होता है. जापानीज वाला तो 7 लाख 8 लाख के आसपास, और जो चाइना वाला है वो भी 3 लाख 3.5 लाख के आसपास का दाम होता है. सिर्फ एक सिंगल मशीन है जिसके थ्रू से आप फाइबर काटिंग कर सकते हो. ठीक है,
सीरियसली पूरा एकदम कंप्यूटराइज सिस्टम पे चलता है, कुछ ऐसा ही देखने में होता है। ओके, तो वहाँ पर डायमंड का काम होता है सर, इसीलिए उसका दाम ज़्यादा होता है। लेकिन सर वो तो बिजनेस टू बिजनेस यूटिलिटी हुआ ना। अरे सर मैं बहुत कुछ बोल दिया, क्या आप लोगों के दिमाग के ऊपर से जा रहा है या दिमाग में जा रहा है? তো মাথায় ঢুকছে। रुकছে, अच्छा थैंक यू। ओके चलो सर, ये मर्सेल वाले तो समझ गए, मर्सेल अल्फ्रेड मर्सेल सर क्या क्या कहा है इसका तो एक आइडिया मिल ही गया हम लोगों को। थोड़ा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पे आ जाए, मतलब हिग्स एंड एलन वाला। हाँ मतलब जो हिग्स एंड एलन साहब जो है ना, ये फेमस इकोनॉमिस्ट है सर, अनदर फेमस इकोनॉमिस्ट, जो यूटिलिटी अप्रोच में बात किया है सर। यूटिलिटी अप्रोच में क्या है, सेटिस्फैक्शन से यूटिलिटी ढूंढा सर, सेटिस्फैक्शन लेवल से। मतलब अगर आपको किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन मिलता है तब जाके आप उसका यूटिलिटी डिजायर मतलब डिराइव कर सकते हो। जैसे किसी को चाय पसंद नहीं है, कॉफी पसंद है, तो वो 1 कप कॉफी खा के 2 कप चाय का सेटिस्फैक्शन ले सकता है। लेकिन जिसको चाय पसंद है उसको तुम कितना भी 2 कप 3 कप कॉफी पिला दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 1 कप चाय पी के सेटिस्फाई हो सकता है। तो ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है ना, ये करीब उस कॉन्सेप्ट में बात करता है, जो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट है सर, एक तरह का। क्या कॉन्सेप्ट है, समझ में आया ना सर? ये एक ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट है। ओके हिग्स एंड एलन, आईसी कर्व एनालिसिस, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अभी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट क्या होता है उसी में भी बात करूंगा। सुनाई दे रहा है ना सबको? आप लोग ऐसे लग रहा है कि कोई है ही नहीं। अरे हो सर, आप लोग ऐसा लग रहा है सो गए सब। अरे जागो सर जागो, आप लोग जागे हो कि नहीं? आयुष आवाज Yes, नहीं आ sir. रहा है तू? ओके सर, আদা পাচ্ছি। अच्छा ठीक है सर। दिस थ्योरी इज ऑल्टरनेटिव एंड मोर रियलिस्टिक मेथड। ये जो इतना देर से हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी का बात कर रहे थे ना, तो बोलते कि ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस मच मोर रियलिस्टिक एक्चुअली। और बाद में मतलब अल्फ्रेड मर्सेल सर के और काफी बाद में ये अप्रोच मार्केट में आया था, इकोनॉमिक मार्केट में। The theory is alternative and more realistic method of explaining consumer demand. It is based on consumer preference. इसमें consumer को preference को ज़्यादा ध्यान दिया गया है compared to कितना क्वांटिटी, कितना दाम, वो मेन इंपॉर्टेंस ही नहीं रखा। मेन है प्रेफरेंस। अगर मुझे पसंद है तो मैं उसके लिए जाऊंगा, अगर मुझे पसंद नहीं है तो फिर दाम कितना हो फर्क नहीं पड़ता, कितना क्वांटिटी मिल रहा है फर्क नहीं पड़ता। सर अगर आपको कहीं पर बताया जा रहा है कि जिसको जो खाना पसंद है कि अनलिमिटेड चिकन मिलेगा, अनलिमिटेड मटन मिलेगा, अनलिमिटेड पनीर मिलेगा, अनलिमिटेड पिज़्ज़ा मिलेगा, ऐसा ऐसा जगह में खाना पसंद करोगे टेस्टलेस, ठीक है, या फिर टेस्ट होगा कि नहीं पता नहीं, या फिर एक पीस खाओगे बट जहां पर आपको पसंद है वहां खाओगे? क्या लगता है क्या करोगे सर, बोलो? और जहाँ पे पसंद है वहाँ खाएंगे। चाहे एक पीस ही क्यों ना मिले, यस ना? या फिर नहीं हमें 5 पीस 10 पीस पिज़्ज़ा चाहिए, टेस्ट फर्क नहीं पड़ता, बस पिज़्ज़ा जैसा देखने में होने से ही होगा? ऑब्वियसली नहीं करोगे। तो इज मच मोर रियलिस्टिक, इसीलिए बोला गया है कि मच मोर रियलिस्टिक, ठीक है। तो टेस्ट इज इंपॉर्टेंट हियर, प्रेफरेंस इज इंपॉर्टेंट हियर, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन ऑर्डरिंग प्रेफरेंस। ऑब्वियसली कि किसके बाद क्या पसंद है वो डिपेंड करता है। assumption underlying IC अप्रोच, ये जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, इसमें क्या क्या assumptions लिया गया है ये एक बार मैं आप लोगों को पहले बता दूं। कंज्यूमर इज रैशनल एंड पॉसेसेस फुल इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसे माना जाता है कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था कि इकोनॉमी में आप कंज्यूमर को बोका ना समझे। क्या कंज्यूमर बोका है सर, क्या लगता है? क्या ना कंज्यूमर, हाँ कंज्यूमर बोका है? मतलब आप भी कंज्यूमर, हम भी कंज्यूमर, सभी कोई कंज्यूमर, कभी ना कहीं किसी ना किसी एंगल से कंज्यूमर तो कोई ना कोई होगा ही, या होते ही हैं। मार्केट में जाते ही सभी कोई कंज्यूमर हो जाते हैं। कंज्यूमर एकदम बोका नहीं होता सर, कंज्यूमर ऑलवेज चालाक होता है, यही मान लिया जाता है। बिकॉज किसको क्या पसंद है किसको पता,
किसको क्या पसंद है। जैसे ये ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, ये कौन से साइट में जाके क्या चीज लेगा, डोंट नो सर। ये ऑफलाइन शॉपिंग कर रहा है, कौन से दुकान में जाके क्या खरीदेगा, किसको पता सर, है ना। ये बहुत रैशनल होता है और ये अपने लॉजिक के हिसाब से चलता है। इनकी लाइफ, इनकी फैमिली, इनका परचेस। अब दुकानदार कितना भी चालाक दिखाने का कोशिश करे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो कंज्यूमर के हिसाब से सोच सकता है तो ही उसका बिजनेस चलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि इन बिजनेस कस्टमर इज लाइक ए गॉड, कहा जाता है ना सर। इन बंगाली में एक बहुत फेमस पोइट्री सुना था मैं बचपन में। जिनको बंगाली समझ आते हैं वो समझ जाएगा, मैं इसको हिंदीकरण कर दूंगा, डोंट वरी। बोलते हैं कि क्रेता আমার দেবতা, ক্রেতা আমার দেবতা, দোকান আমার মন্দিर, ক্রেতাকে সন্তুষ্ট করাই হচ্ছে আমার পুজো। कुछ समझ में आया? इसको हिंदी में कुछ कहता होगा, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है सर, बिकॉज बचपन में ये सब चीज़ मैं ज़्यादा बंगाली में पढ़ता था। तो इसका हिंदीकरण कुछ ऐसा है कि क्रेता मेरा देवता, मतलब जो कस्टमर है इज लाइक ए गॉड, भगवान है हमारा, ठीक है। जो मतलब कस्टमर इज लाइक ए गॉड, दुकान इज लाइक टेम्पल, ठीक है। और कस्टमर को सेटिस्फाई करना ही एक्चुअली मेरा पूजा है। तो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो सर्व योर धर्म, ठीक है। धर्म क्या होता है सर? जिसका जिसका जो काम होता है वही उसका धर्म होता है, ठीक है। इन सिंपल दिस इज द मीनिंग ऑफ रिलीजियन एक्चुअली ऑल्सो, ठीक है। अब इसमें भेदभाव नहीं है, मतलब अपने कर्म पे कोई भेदभाव नहीं है। धर्म पे भेदभाव कर लेते हैं हम लोग, वो अलग बात, बट कर्म पे तो कोई भेदभाव नहीं है। जो जो काम करते हैं वो अपना धर्म निभाते हैं। जो कसाई है वो अपना धर्म निभाते हैं, जो डॉक्टर है वो अपना धर्म निभाते हैं, जो टीचर है वो अपना धर्म निभाते हैं। तो उसका काम वही है, ठीक है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि नहीं मेरा पूजा का टाइम आ गया, ठीक है। यस, ऑब्वियसली भगवान के सामने बैठना चाहिए। वो आत्मशुद्धि के लिए होता है कि अगर सारा दिन में अगर हम लोग कुछ गलती करते हैं, उसके लिए अपने अल्लाह के सामने, अपने भगवान के सामने, अपने गॉड के सामने हम लोग बैठते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दिस इज फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन। बट पूजा क्या होता है? जिसका जो काम होता है वही उसका पूजा होता है। ये तो मैंने सीखा, वेदांत से सीखा सर मैंने, और कोशिश करता हूँ पालन करने का। तो आई होप आप लोग भी समझ पा रहे हो सर। तो कंज्यूमर इज रैशनल एंड पॉसेसेस फुल इन्फॉर्मेशन। चलो सर, दिस इज नॉट अ स्पिरिचुअल क्लास, दिस इज अ इकोनॉमिक्स क्लास। सर आप क्या स्पिरिचुअल क्लासेस स्टार्ट कर रहे हो? नहीं नहीं सर, मेरे को इतना स्पिरिचुअलिटी नहीं आता है सर। ये कभी कभी कुछ बात अगर मेरे मन को भाता है तो मुझे लगता है क्यों ना मैं मेरे स्टूडेंट से शेयर करूँ, इसलिए मैं बोल देता हूँ। कई कई बात ऐसे होते हैं आधा से ज्यादा लोगों को समझ में ही नहीं आता क्या बोल दिया, ठीक है। हम लोग चलो, consumer is capable of ranking all combination of goods according to the satisfaction. Consumer is capable of ranking all combination of goods according to the satisfaction. मतलब हम लोगों को कौन सा चाहिए, क्या जरूरी है। सर आप लोग शॉपिंग करने गए हो कभी? अरे बोलो ना सर। हाँ सर, शॉपिंग करने तो सभी को ही जाते हैं। यस और नो? Yes, sir. यस ना। तो शॉपिंग करने जब हम लोग जाते हैं मार्केट में, जैसे ये जो वुमेन है ये यहाँ पर ग्रोसरी शॉपिंग कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है ये क्या सोच रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है? सर बोलते ऑफर है, किसमें ऑफर है ऐसा चल रहा है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूरी चीज ढूंढ रहा है? बेसिक बात है ये। जैसे देखो ना, ये अपने हस्बैंड को यही बता रहा है कि देखो ये जरूरी है, नहीं ये बता रहा है कि ये इसका दाम दिखा रहा है, जरूर दाम दिखा रहा होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई मतलब दुकान शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो अपना प्रेफरेंस वाला पहले उठाते हैं कि मुझे ये पहले चाहिए, उसके बाद अगर कुछ पसंद करना हो तो फिर वो पसंद वाला चीज देखते हैं। लेकिन फर्स्ट इज नेसेसरी, कि जो पहले जरूरी है उसके हिसाब से ही कंज्यूमर रैंकिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि दुकान में गया था चावल लेने और कुछ भी दूसरा चीज उठा के लेके आ गया, ऐसा तो नहीं होता ना सर। प्रेफरेंस के बेसिस पे ही ना हम लोग उसको रैंकिंग करते हैं। यस और नो? क्या है सर? प्रेफरेंस के बेसिस पे ही करते हैं ना रैंकिंग, कि हाँ पहले ये चाहिए उसके बाद वो चाहिए। क्या लगता है? सर। तो कंज्यूमर हैज कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न बिहेवियर। ये तो कोई भी चीज अगर कंज्यूम करता है एक कंसिस्टेंट हिसाब से करते हैं। इफ ही प्रेफर्स अगर वो ए से बी तक का प्रोडक्ट पसंद करते हैं एंड बी से सी तक का प्रोडक्ट पसंद करते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंज्यूमर जो है ना वो ए से सी तक का सारा प्रोडक्ट पसंद करते हैं। तो ये जो कंसिस्टेंट पैटर्न है ना, ये दुकानदार को भी फॉलो करना पड़ता है कि ए से बी तक का प्रोडक्ट इनको पसंद है, बी से सी तक का प्रोडक्ट इनको पसंद है। तो इसका मतलब हम लोग सोच सकते हैं कि ए से सी तक का सारा प्रोडक्ट इनको पसंद हो सकता है। ये बिग बाजार का कहानी आपको पता है, बिग बाजार में कैसे लोग शॉपिंग करते हैं। वो अलग बात कि बिग बाजार सेल हो रहा है, बिग बाजार को रिलायंस खरीद रहा है सर,
अभी केस डिस्प्यूट चल रहा है अमेजन के साथ। अरे खबर है आप लोगों के पास कि बिग बाजार सेल होके रिलायंस के पास चला गया और रिलायंस इसको खरीद लिया, लेकिन अभी केस है अमेजन के साथ, इसीलिए अभी पूरा केस कोर्ट में पेंडिंग है। खबर है ना सर सबको? यस। ये सब मार्केट अपडेट है सर, खबर रखा करो, बहुत अच्छा है। अच्छा, मोर इज प्रेफरेबल टू लेस, ऑब्वियसली कौन सा कस्टमर है सर जो ज्यादा पसंद नहीं करता, हमेशा ज्यादा का फायदा। हाँ, ये दुकान में भी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में कैसे लिख के रखता है कि सबसे बड़ा वेडनेसडे, ऐसे बिग बाजार ऐड देता था। हाँ, द बिगेस्ट सेविंग, द बिगेस्ट सेविंग्स डे, द बिगेस्ट वेडनेसडे, ऐसे करके। हाँ, सबसे सस्ता बाजार, वो बाई वन गेट वन ऑफर, ऐसे नहीं देखा आप लोगों ने? हाँ सर, बाई वन गेट वन ऑफर इस तरह का। हाँ, ये देखो, बाई वन एपिस हिमालयन हनी एंड गेट वन। अरे वाह, ज्यादा किसको नहीं चाहिए? तो ये अप्रोच तो चलता रहता है। तो ये सब एक्चुअली ये सब कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट से उठाया गया है सर, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट से ही उठाया गया है। ठीक है, एक्चुअली मुझे नहीं पता कि कॉन्सेप्ट से इकोनॉमी बना है या इकोनॉमी से कॉन्सेप्ट बना, क्या लगता है? पहले ये सब एनालिसिस बना या फिर पहले मार्केट बना? व्हाट डू यू थिंक? सोचो सर। पहले मार्केट फिर एनालिसिस, या पहले एनालिसिस हुआ फिर मार्केट बना? आई एम फुल्ली एग्री विद विश्वजीत सर, पहले मार्केट बना ऑब्वियसली, चाहे वो मार्केट शॉपिंग मॉल हो, चाहे वो मार्केट नॉर्मल घर के सामने वाला लोकल मार्केट हो। ठीक है, बट सबसे पहले तो मार्केट बना सर। मार्केट में प्रेफरेंस देखा गया, एनालिसिस देखा गया, फिर उसको यूज करके बिजनेस को बढ़ा, मतलब और एक न्यू लुक दिया गया। ऑब्वियसली बिजनेस में डेवलपमेंट आया, ये तो मैं पूरा मानूंगा। ठीक है, ये तो मैं पूरा मानूंगा, बिजनेस में डेवलपमेंट अब भी से एनालिसिस के बाद आया, लेकिन पहले तो मार्केट आया। चाहे वो हाइपर मार्केट लाइक बिग बाजार हो या फिर अपने घर के बगल वाला गली वाला मार्केट हो, कोई भी समथिंग पल्ली मार्केट ऐसे करके चलता है। जैसे मेरे घर के सामने एक मार्केट है रविंद्र पल्ली मार्केट, किसी के घर के सामने होगा छातू बाबूर बाजार, जैसे श्याम बाजार में है श्याम बाजार। ठीक है, ऐसे मार्केट तो सबको पता है, लेकिन मार्केट पहले बनता है, उसके बाद एनालिसिस, वहां से रिसर्च करके एनालिसिस निकलते हैं और फिर उसको यूज करके और लेवल ऑफ मार्केट को बनाया जाता है। थैंक यू सर, आप लोग तो बड़ा दिमाग वाले हो। इंडिफरेंस कर्व, हिक्स एंड एलन, ऑर्डिनल अप्रोच, चलो देख लेते हैं, आ ही गए। An IC is the curve which represent all those combination of two goods which give same satisfactions to the consumer. इंडिफरेंस कर्व वो कर्व है जो आपको, अगर दो गुड्स चाहिए, यहाँ पर एग्जांपल पे दो लिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि हमेशा दो गुड्स लेते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं। ठीक है, बट सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव सेम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। फॉलोइंग टेबल एंड डायग्राम शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई व्हिच गिव सेम सेटिस्फैक्शंस टू द कंज्यूमर। चलो मैं आपको आगे बताता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व एक एक करके बताएंगे और फिर आपको आईसी कर्व एनालिसिस करना सिखाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व अगर आप ध्यान दें तो देखो, बोलते हैं कि एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट। ठीक है, आते हैं सर, ग्राफ भी सीखेंगे और ये डाउनवर्ड टू राइट क्यों है ये भी सीखेंगे। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, जो भी बातें कर रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है, रियल पर्सपेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है, तो एकदम कॉम्बो ऑफर चल रहा है। इन द अबव टेबल एंड फिगर it shows that an indifference curve has negative slope, that implies that it slopes downwards from left to right. The reason underlying this property is that if the consumer has to stay at the same level of satisfaction, quantity of one commodity must decrease when quantity of other commodity increase. सर क्या है, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है सर? रुको रुको सर, रुको एक सेकेंड सर। सर ये देखो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, सर यहाँ पर तो इकोनॉमिकल किताब है सर, इसमें ए गुड्स, बी गुड्स, सी गुड्स, डी गुड्स ऐसे करके कहा है। अरे सर सबको दिखाई दे रहा है, सबको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये सर नो? यस सर, हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है सर, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स मतलब आपके पास ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसमें आपका सेटिस्फैक्शन लेवल चेंज नहीं होगा। सेटिस्फैक्शन आप होंगे तभी जाके आप प्रोडक्ट को उठाओगे। एक कॉम्बिनेशन में अगर आप गुड एक्स एक लेते हो तो गुड एक्स 12 लोगे, क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली ये एक मेजरमेंट टेक्निक है, इट्स अ मेजरमेंट टेक्निक। सपोज 12 into 1 is 12, 2 into 6 is also 12, 3 into 4 is also 12,
4 into 3 is also 12। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? चाहे कुछ भी एंगल से आप इसको करो, मल्टीप्लाई करो, तो ये 12 होता है कि नहीं होता? यस और नो सर? बोलो सर। 12 1 12, 6 2 12, 3 4 12, 4 3 12। इसका मतलब चाहे आप कोई भी कॉम्बिनेशन पे एंट्री लो, आपको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम चाहिए, बट लेकिन हर केस में आप अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट जरूर करते हो। जैसे अगर आपको गुड x 1 चाहिए तो गुड x चाहिए 12, y चाहिए 12, तो आप सेटिस्फाइड हो। ये एमआरएस एक्स वाई क्या होता है, मैं आता हूं सर। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ दो प्रोडक्ट। ओके, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मैं उस पर भी आता हूं सर, वेट करना थोड़ा। 2 इंटू 6 12 क्यों कर दिए? जब हम लोग गुड एक्स को बढ़ाना चाहते हैं ना, तो गुड वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सर। इफ वी वांट टू इंक्रीज गुड एक्स, अगर हमें गुड एक्स ज्यादा चाहिए तो गुड वाई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है जानते हो? अरे सर सेक्रीफाइस क्यों करना पड़ता है? हेलो, सैक्रिफाइस क्यों करेंगे? अगर गुड एक्स बढ़ाना है तो खरीद लेंगे, उसमें सैक्रिफाइस करने का क्या है? क्या फील कर रहे हो सर? मनी कांस्टेंट है। हाँ सर, बजट कांस्टेंट है हमारा। हमारा जो बजट है, जो मनी है, वो कांस्टेंट है सर, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। क्या बजट हम लोग जबरदस्ती बढ़ा सकते हैं? क्या सभी इंसान का इनकम एक फिक्स लेवल पे चलता है? ऐसा थोड़ी होता है कि आज 50,000 कमा लिया, काल 1.5 लाख कमा लिया, परसों 5 लाख कमा लिया, ऐसा होता है क्या? हाँ सर, या फिर आपका बजट कांस्टेंट लेवल में चलता है? बजट में बाधा होता है सर। कंस्ट्रेंट मींस बाधा, या फिर कांस्टेंट भी बोल सकते हो। कांस्टेंट नहीं बोलना चाहिए, बजट कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट मींस बाधा है आपका, कुछ तो कुछ है, मतलब ऐसा नहीं कि आप जो मर्जी कर लोगे। तो बजट में एक लिमिटेशंस होता है, इसीलिए आपको एक ही बजट में रह के रहना है। चलो एक काम करते हैं, चलो सर एक जीन्स और एक टी शर्ट खरीदना है। दुर्गा पूजा या फिर कुछ भी फेस्टिव के टाइम पे जीन्स एंड टी शर्ट कॉम्बो देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। जीन्स टी शर्ट कॉम्बो, अरे वाह, मज़ा आ गया सर एकदम। जीन्स टी शर्ट कॉम्बिनेशंस में क्या मिल रहा है? ये तो सिर्फ टी शर्ट बेच रहा है। अरे नहीं, हमें जीन्स टी शर्ट दोनों चाहिए। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर, अरे मिला, ये मिंत्रा पे मिल रहा है सर, जीन्स टी शर्ट कॉम्बो। लोगे सर? 1299 में आपको ये टी शर्ट भी मिलेगा और जीन्स भी मिलेगा। ठीक है, ये जीन्स भी मिलेगा, टी शर्ट भी मिलेगा। इसके लिए दाम क्या बता रहा है सर? 1299। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि ये 1999 आपका बजट है। ठीक है, तो इसका दोनों का दाम 2000 है। बात समझना सर, दोनों का दाम 2000 है। ठीक है, आपको चाहिए एक्चुअल में 2 टी शर्ट, लेकिन आपके पास बजट है 2000 का। क्या करोगे फिर? 2 टी शर्ट चाहिए तो क्या करोगे? जीन्स तो थोड़ा सस्ता लेना पड़ेगा क्या? हाँ सर, अगर आपके पास बजट 2000 ही है, लेकिन आपको 2 टी शर्ट चाहिए, 1 जीन्स चाहिए, तो फिर क्या करने से ऐसा हो सकता है? बोलो सर। बजट 2000 है, तो फिर या तो जीन्स सस्ता में खरीद लो, या तो टी शर्ट सस्ता में खरीदने से होगा क्या? पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका जीन्स ये 1000 के बदले अगर ये 700-800 में आ जाए, तो शायद आप 1200 में 2 टी शर्ट खरीद सकते हो। क्या बात समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली वर्क। मैं आपको रियलिटी से बता रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको फटाफट समझ आ जाएगा। क्या फटाफट समझ आ रहा है सर कि चेंज क्यों हो रहा है? नंदिनी बोल कि यहाँ पर देख, गुड एक्स एंड गुड वाई में चेंजेस क्यों कर रहे हैं? कि जैसे देख 1 से 2 हुआ, फिर 2 से 3, मतलब जैसे हमें गुड एक्स ज्यादा चाहिए तो हमें गुड वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देख ये 6 से 4 हो गया, फिर ये 3 से, अगर मुझे गुड एक्स को और इंक्रीज करना है तो गुड वाई को मुझे और सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो एक को सेक्रीफाइस करने से दूसरे का गेन होता है, तभी जाके आप अपना, लेकिन बजट भी कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पर हर लेवल में आपको सेटिस्फैक्शन 12 में ही रखना होगा, बजट से बाहर नहीं जा सकते सेटिस्फैक्शन के लिए, बिकॉज सबके लिए बजट में बाधा होता है सर, सभी के। चाहे अंबानी के घर के लोगों के भी अगर आप बोलोगे ना, वो भी बोलेगा कि भाई रुको, अभी तो जियो मार्ट लॉन्च किया ना, अभी पैसा नहीं है। वो ऑब्वियसली टी शर्ट का बजट नहीं करेगा, वो बोलेगा कि पापा एक एरोप्लेन खरीद के दो, तो बोलेगा बेटा अभी एरोप्लेन तो अभी नहीं मिलेगा, थोड़ा वेट कर जा, अभी तो जियो मार्ट आया है। ठीक है, फिर कुछ दिन बिजनेस कर ले, फिर प्रॉफिट होगा तो फिर तेरे को एरोप्लेन प्राइवेट जेट खरीद देंगे।
उसका भी अपना बाधा होगा ना, सबका अपने अपने हिसाब से होता है। ये सर नो सर? यस अरे सर। बोलो सर। चलो सर। आयुष लग रहा है गुस्से में बोल रहे हैं कि सर कब छोड़ोगे, ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रहा है। नहीं सर। ठीक है सर, मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, तो देख अभी इस ग्राफ को ड्रॉ करना है, थोड़ा देख ले, ठीक है? तो ग्राफ को ड्रॉ करेंगे इस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स को यूज करके। अच्छा, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन कितना हुआ, जब हमने गुड वाई को 12 से 6 में हटाया तो पहला बेस में तो मेरा कोई कंपैरिजन करने का एरिया नहीं था, इसलिए कंपेयर नहीं कर पाए। फिर यहाँ 12 से 6 हटाया तो फिर मेरा 6 आया, फिर 6 से 4 गया तो फिर 2 आया, और 2 से 4 से 3 गया तो फिर 1 आया, 6 to 1 ऐसे आया। कितना सैक्रिफाइस किए? रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यहाँ पर रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन 6 है, यहाँ पर रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन 2 है, यहाँ पर रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन 1 है। समझ में आ रहा है ना सर? रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, इसका डिटेल्स चर्चा मैं फिर से करूंगा, लेकिन फिलहाल क्या रेट समझ में आया कि रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कैसे चेंज हुआ? 12 से 6 का डिफरेंस, 6 से 4 का डिफरेंस, 4 से 3 का डिफरेंस। टेबल क्लियर है सर? Yes, sir. टेबल क्लियर, थैंक यू सर। अब क्या बताएंगे सर? ग्राफ। ओके चलो सर, ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। कहाँ चला गया रे मेरा ड्राइंग करने का जगह? आज बहुत सारा चीज ओपन हो गया, चलो क्लोज करो। भर गया, मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ। भगाओ सब चीजों को, बेकार में सब भर गया। ठीक है, अच्छा क्या बनेगा? आईसी कार्व बनेगा, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ठीक है? ओरिजिन पे सोच रहे हो, क्या सोच रहे हैं सर? गुड एक्स गुड वाई, ठीक है चलो। गुड एक्स पे कितना चाहिए? 1 2 3 4, 4 गुड्स चाहिए, और इधर 0 3 4 6। अच्छा ठीक है, 1 2 3 4, 3 4 6, ठीक है? कैसे समझ में आया ना? 6 4 3 ये वाला, और 12, अच्छा 12 भी है, मैं देखा नहीं, 12 भी तो है ना सर? 12 इज ऑल्सो हियर, तो उसी गैप के हिसाब से दिखा दिया। चलिए इसको थोड़ा सा गैप को कम कर देते हैं, 0 3 4 6 एंड नाउ 12, ठीक है? ठीक है, तो 0 3 4 6 नाउ 12। अब इसमें क्या है, जब आप कोई भी प्रोडक्ट का 12 क्वांटिटी ले रहे हो, ध्यान से देखना मैं कैसे ड्रॉ करूंगा इसको। जब आप 12 क्वांटिटी वाई का ले रहे हो तो फिर एक्स का कितना लोगे? इधर क्या शो कर रहे हैं सर? गुड वाई, हाँ गुड वाई, एंड दिस इज गुड एक्स। अच्छा सर इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये तो एक्सेस है, ये तो आप लोग जानते हो ग्राफ पेपर के हिसाब से है। जब आप गुड वाई 12 ले रहे हो तो फिर आपको गुड एक्स कितना लेना है? बोलो तो सर। 1। जब ये 6 हो रहा है तो फिर ये 2, ये 4 तो फिर ये 3, ये 3 तो फिर ये 4। अब जब हम लोग इसको जस्ट सीधा इस ग्राफ को प्लॉट करके ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो जस्ट लुक एट सर, ठीक है? यहाँ पर टच करेगा, ठीक है? ये क्या बन गया? आईसी कर्व, ठीक है? इसको देखने में ना कुछ ऐसा होता है, नॉर्मली आईसी कर्व कॉन्वेक्स होता है, ठीक है? कुछ इस तरह का डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर सबको? बोलो सर, क्लियर है आईसी कर्व कैसे ड्रॉ हुआ? कुछ पॉइंट यहाँ पर बना, दिस इज द ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड ऑल्सो डी पॉइंट। तो ये ग्राफ का प्रेजेंटेशन था कि कैसे ग्राफ बन गया सर, ठीक है? तो बस आपको इस तरह से आईसी ग्राफ तो ड्रॉ करना आ गया सर। देखने में कुछ डिमांड ग्राफ जैसा ही है, ऑब्वियसली डिमांड वगैरह से ही ये सब बनता है, लेकिन दिस इज स्पेशली कॉल्ड आईसी कर्व। अब इसका कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, तो आज मैंने आपको आईसी कर्व ड्रॉ करना सिखाया, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट क्यों है वो भी बताया, लेकिन कुछ पॉइंट में अभी भी चर्चा करना बाकी है, जैसे बड़े बड़े सवाल का जवाब होंगे नेक्स्ट क्लास में। Indifference curves can never intersect to each other. Indifference curves are always convex to the origin.
A higher indifference curve represent higher level of satisfaction than lower indifference curve. And indifference curve will not touch the x और y axis. ये सब indifference curve का character है और very very important character. ठीक है, फिर मैं आपको exception to the IC भी बताऊंगा, perfect substitute, perfect complementary में क्या होता है, and again I will discuss in details the marginal rate of substitutions. जैसे कि इसका स्पेशल चर्चा होगा, तो ये चर्चा लेके हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे. बट बिफोर दैट मैं आपको बस पूछना चाहूंगा, क्या सर आज का क्लास समझ में आया? यस सर. Yes, sir. सबको समझ में आया ना सर? कंज्यूमर सरप्लस, आईसी का कॉन्सेप्ट, ठीक है. फिर धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताऊंगा आईसी का काफी जो बाकी जो डिटेल्स है वो भी मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ. ठीक है, ठीक है सर, ठीक है. मैं टेस्ट का भी अरेंज करूंगा अभी, ठीक है. मॉक टेस्ट आएगा, रेडी रहना सब, अच्छे से पढ़ाई करते रहो. मैं अचानक बोलूंगा टेस्ट है तो फिर रेडी रहना. ओके सर, बोल दूंगा. पढ़ाई करते रहे, डेली का पढ़ाई डेली करो, सरप्राइज टेस्ट आएगा. ठीक है, बोलूंगा टेस्ट तो होगा. ठीक है, चलो फिर टाटा, फिर बाय. Bye, sir. ओके Bye, sir. ओके बाय सर. बाय सर. ओके आयुष, कितना मिला रे?